हेलो बच्चों, जेई में फर्स्ट मेंस की डेट रिलीज हो चुकी है और बस 10-12 दिन बचे हुए हैं जेई मेंस में। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने अपने हिसाब से आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे फर्स्ट मेंस में ही। और इस बार की सिचुएशन ऐसी है बच्चों ना कि फर्स्ट मेंस के पहले कंप्लीट सिलेबस करा पाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने सोचा है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो स्कोरिंग है, जिनसे कम टाइम में अच्छे मार्क्स कवर किए जा सकते हैं। और आज का जो ट्रेंड है, जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हमने सोचा है कि उन टॉपिक्स को कवर किया जाए जिनको बहुत कम टाइम में पढ़ के और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस सेशन में बच्चों हम उसमें जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है। तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को इसमें कवर किया जाए और बहुत एडवांस लेवल पे जाके बातें नहीं करेंगे। एडवांस के लिए तो हमें टाइम इस बार मिल रहा है, लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो उसमें हम एडवांस के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। अभी कम टाइम में हमें मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो मेंस के हिसाब से चीज़ों को कैसे कवर करें, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करना है। और आई होप अगर आप इस सेशन को देख लेते हो ना, कंप्लीट कर लेते हो, तो जो भी टॉपिक यहाँ पे होंगे कवर, मेंस लेवल पर आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआत करेंगे इलास्टिसिटी से। तो चलिए, टॉपिक है इलास्टिसिटी और शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी की बात करें बच्चों ना, तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस पे तो आएंगे कि आखिर इलास्टिसिटी है क्या और उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इलास्टिसिटी समझने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रबर का। रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि अगर आप रबर को खींचो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, छोड़ दो तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलास्टिसिटी और ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। सिर्फ रबर ही कोई ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। हम इसी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो होगा क्या कि अगर थोड़ा सा और हल्का सा और अगर जानना चाहो ना, तो देखा होगा रबर को खींचा, हल्का सा खींचा, छोड़ दिया, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, तो उसको ज़्यादा खींच दो, कई बार ज़्यादा खींच दो तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, अपनी ओरिजिनल लेंथ से उसकी जो लेंथ होती है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ये सीखना चाहें कि फोर्स लगाया रबर पे, फोर्स हटा लिया तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ गया, ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही आपने फोर्स लगाया ना, वैसे उस रबर में टेंशन डेवलप होती है। वो उस रबर के लिए इंटरनल फोर्स होता है। और जब हम बाहर से फोर्स हटाते हैं तो उस इंटरनल फोर्सेज की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है या रबर है अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस चला जाता है। फिर कई बार ऐसा केस कैसे होता है कि ज़्यादा खींच देने पे उसकी परमानेंट लेंथ कुछ बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे ना या रबर पे, तो उसमें जो इंटरनल फोर्स से डेवलप होते हैं वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव नेचर के कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर हमने फोर्स लगाया, रबर की लेंथ बढ़ी, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, इंटरनल फोर्स डेवलप हुए, अगर सारे के सारे इंटरनल फोर्सेज का नेचर कंजर्वेटिव है तो उनकी वजह से एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता और हम फोर्स हटाएंगे तो रबर अपनी पुरानी लेंथ पे वापस चला जाएगा। लेकिन जब कई बार हम ज़्यादा रबर को खींच देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेज डेवलप तो होते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल फोर्सेज का नेचर कंजर्वेटिव होता है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स डेवलप हो जाते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव नेचर के जो फोर्स होते हैं उनकी वजह से एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है। इस वजह से उस रबर में या इलास्टिक ऑब्जेक्ट में कुछ न कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है। ठीक। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी हैं जैसे गीली मिट्टी, लंप जिसको बोलते हो, पुटी बोलते हो, उसको जैसा बना दो वैसा ही बन जाएगा। तो गीली मिट्टी या लंप या पुटी के केस में क्या होता है कि जो इंटरनल फोर्स से डेवलप होते हैं वो सब नॉन कंजर्वेटिव नेचर के हो जाते हैं, तो टोटल एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो आप जैसा बनाना चाहो वो बन जाएंगे। जैसे गीली मिट्टी हो गई, पुट्टी हो गई, लंप बोलते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट और इनकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। हालांकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं इस चैप्टर का, हमें मतलब है इलास्टिक ऑब्जेक्ट से और इलास्टिसिटी से। तो अपना मेन फोकस रहेगा इलास्टिसिटी पे और सिर्फ हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो इलास्टिसिटी को शो करते हैं, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जिनमें होती है। ठीक। तो चलिए, कुछ और भी टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ी डेफिनेशंस होंगी। तो पहले डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर पे वापस आएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, मैकेनिक्स जैसा नहीं होता।
मैकेनिक्स में क्या है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारे डेफिनेशंस नहीं होती, गिने चुने 2-4 फार्मूले हैं, 2-4 लॉज हैं, उनका पूरा यूज मैकेनिक्स में करते हैं। इस चैप्टर की खास बात यह है कि यहाँ डेफिनेशंस होंगी, फार्मूले होंगे, डेफिनेशंस को याद रखना होगा और उनका यूज करके क्वेश्चंस को लगाना होगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर चीज़ें हमें याद है ना तो बहुत आराम से अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं बेसिक डेफिनेशन की, और सबसे बेसिक जो यहाँ पे डेफिनेशन है ना उसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, रबर का ही एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। हमने रबर को खींचा, उसमें टेंशन डेवलप हुआ, इंटरनल फोर्स डेवलप हुए, तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया उसका नाम रखा गया बच्चों स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस होता है ना अपने लेवल पे 3 तरह का होता है। पहले को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरे को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, तीसरे का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एक एक करके डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस की। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें ना तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टॉपिक का नाम है बच्चों इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बेसिकली 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दूसरे का लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, ये टेंसाइल होगा, लॉन्गिट्यूडिनल तो बेसिक हो गया। पहले को बोलेंगे बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरे का नाम है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, दूसरा कहलाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को अगर समझना हो ना तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक वायर लिया, ऑब्वियस सी बात है एक इलास्टिक वायर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया, इधर भी फोर्स F लगाया, यहाँ पे भी फोर्स लगा दिया F, दोनों तरफ से। एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा के खींचा। जब सेम फोर्स लगा के खींचोगे ना तो इसमें टेंशन डेवलप होगा। तो मान लो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है सवाल में A है, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है इसको अगर TS से लिखते हो तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू होती है बच्चे, पहली बात तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है या इसी को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो करेंगे क्या, जिस क्रॉस सेक्शन पे जहाँ पे हमें स्ट्रेस निकालना है वहाँ का इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें इस क्रॉस सेक्शन पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है, तो सबसे पहले तो यहाँ आपका इंटरनल फोर्स देखना पड़ेगा, और इस वायर में जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा वही इस वायर का टेंशन कहलाएगा। तो कुल मिला जुला के इस पॉइंट का टेंशन अपॉन एरिया, इस पॉइंट पे टेंशन अगर निकालना हो तो इसी पॉइंट से इस वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, और चाहे लेफ्ट वाले हिस्से की FVD बना लो या राइट वाले हिस्से की FVD बना लो तो अपने आप टेंशन आ जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें राइट वाले आधे हिस्से की, जो भी राइट का हिस्सा है इसकी FVD बनाया, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F हो गया, यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा T, ये इंटरनल फोर्स का काम करेगा। और ये जो टेंशन फोर्स है ना, जो एरिया क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, जिसकी एरिया हमने A लिखा है, जो सर्कुलर दिख रही है, ये इस वायर की रेडियस है, वायर की एरिया है, सॉरी, सिलिंड्रिकल टाइप का होगा, वायर पतला है, रॉड भी ले सकते हो एग्जांपल के लिए, इलास्टिक रॉड ले सकते हो। यहाँ पे एक पतला सा वायर है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, तो जो उसकी एरिया है ना, ठीक है, वो वाली एरिया A है, इसका सिर्फ सिलिंड्रिकल टाइप का होगा, तो ये वाली एरिया A है। तो इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर ये टेंशन फोर्स आएगा T, इसको बोलते हैं F परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया बच्चों F परपेंडिकुलर। F परपेंडिकुलर का मतलब ये जो इंटरनल फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शन के क्या है या इस एरिया के क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। उसी परपेंडिकुलर की वजह से इस स्ट्रेस का नाम रखा गया नॉर्मल स्ट्रेस, और उसी का एक हिस्सा, एक पार्ट है टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाओगे तो F परपेंडिकुलर बाई एरिया, F परपेंडिकुलर इंटरनल फोर्स जो इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे F परपेंडिकुलर का काम करेगा टेंशन, तो हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया A। अब टेंशन की वैल्यू कैसे निकालें, तो एक्चुअल में क्या है, इधर भी F है इधर भी F है, पूरे वायर या पूरी रॉड को अगर हम सिस्टम लेंगे ना तो इस वायर या रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0, क्योंकि जितना फोर्स इधर उतना इधर है।
नेट फोर्स 0 है तो पूरी रॉड या पूरा इलास्टिक वायर इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर ये वायर इक्विलिब्रियम में है ना तो इसका है कि ये वाला हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर ये हिस्सा इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 आएगा। ये जो टेंशन है इस फोर्स एफ को बैलेंस करेगा, ये जो टेंशन फोर्स है बच्चों इसी फोर्स एफ के बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू होगी एफ अपॉन एरिया। इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस क्यों नाम दिया, क्योंकि दोनों तरफ से खींचेंगे तो टेंशन डेवलप होगा, इस वजह से इसका नाम रखा गया टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को समझने के लिए यहाँ पे फिर से एक रॉड ले लिया, ऑब्वियस सी बात है इलास्टिक रॉड है, हमने इस बार दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाया। इस एग्जाम्पल में भी समझना है तो दोनों फोर्स इक्वल ले लिया, इक्वल होना हर बार जरूरी नहीं है, इक्वल ले लिया। दोनों तरफ से जब ऐसे फोर्स लगाओगे ना इस केस में यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा। फिर से हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, और हमें क्या करना है, इसका एरिया ए है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है स्ट्रेस कितना होगा। तो इस क्योंकि यहाँ कॉम्प्रेशन है इस वजह से इस स्ट्रेस का नाम रखा गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। शॉर्ट में बोल देते हैं CS, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी फिर से F परपेंडिकुलर बाई एरिया। F परपेंडिकुलर ये इंटरनल फोर्स होगा, और इंटरनल फोर्स जो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे इंटरनल फोर्स का मतलब यहाँ का टेंशन फोर्स होगा। फिर से यहाँ का टेंशन फोर्स निकालने के लिए इस रॉड के किसी एक हिस्से की FBD बना लोगे, ठीक है। और ये तो कंफर्म है कि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 आएगा। और जब नेट फोर्स 0 है तो किसी एक हिस्से की FBD बनाते हैं, जैसे राइट वाले हिस्से की अगर FBD अगर आप बनाओगे ना तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F है, यहाँ का टेंशन T है, इस डायरेक्शन में आएगा टेंशन T। और पूरी रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो रॉड का एक हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में आएगा, तो ये टेंशन इस फोर्स को बैलेंस कर देगा, और नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे F परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी बच्चों टेंशन अपॉन एरिया A, ये टेंशन इस F के बराबर होगा, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू इस केस में आ जाएगी F/A। तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद पहले डेफिनेशन से डेफिनेशन देखते चलते हैं, उसके बाद आएंगे बाकी कैलकुलेशन पे। नेक्स्ट है बच्चों शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, या उसी को कहीं कहीं ऐसा भी बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को समझने के लिए क्या किया, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसको समझने के लिए हमने क्या किया बच्चे, एक क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड भी ले सकते हो, इस तरीके की ऑब्जेक्ट है कोई, इस तरीके की ऑब्जेक्ट है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसको फिक्स कर दिया, इस ऑब्जेक्ट का नीचे वाला हिस्सा हमने फिक्स कर दिया, और जो ऊपर वाली इसकी छत है ना, जो ये वाली सरफेस है, ये एरिया दे रखा है हमारे लिए A है, ये A मालूम है। हमने क्या किया, इसके प्लेन में फोर्स लगाया, अगर ऊपर छत है ना तो छत के प्लेन में फोर्स लगाया, यानी इसी के प्लेन में फोर्स लगाया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसको नाम दे दिया पैरेलल। ये जो फोर्स है इस एरिया के प्लेन में है, इस और प्लेन में होने की वजह से इस यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है ना, शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है बच्चे, इसको डिफाइन किया गया है F पैरेलल अपॉन एरिया। फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस एरिया के प्लेन में हो अपॉन दिस एरिया, इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। नॉर्मल वाले में फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इस केस में एरिया फोर्स एरिया के प्लेन में होता है, ठीक है। और शियर स्ट्रेस के बाद तीसरा जो है उसको बोलते हैं बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करो ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल कोई स्फीयर ले लो, उस स्फीयर को पानी के अंदर लेके जाओ, जैसे जैसे आप डीप में जाओगे ना, नीचे जाओगे, लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा, जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो वहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो समझने के लिए स्फीयर ही होना जरूरी नहीं है, कोई भी आप रैंडम शेप की बॉडी ले सकते हो, 3D होनी चाहिए, ठीक ना। तो हमने क्या किया, एक रैंडम शेप की एक ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरीके की एक 3D बॉडी है, इसको लिक्विड के अंदर लेके गए। लिक्विड या पानी होना ही जरूरी नहीं है, गैस के लिए भी चीज़ों को डिफाइन किया गया है, क्योंकि गैस के पास भी प्रेशर होता है। तो अगर गैस में आप ले जाओगे तो गैस के प्रेशर की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा चारों तरफ से, और इसका वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलेंगे बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
जब आप लिक्विड में ले जाओगे तो प्रेशर की वजह से चारों तरफ से फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, दोनों ही इसको चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे। और प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है तो जो भी फोर्स होगा हर जगह प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है बच्चों उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू फिर से F अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे बॉडी के किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स देखो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और अगर आइडियल गैस की बात करें ना, तो आइडियल गैस के केस में फोर्स अपॉन एरिया का दूसरा नाम क्या है, प्रेशर। तो अगर इसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करो तो आइडियल गैस के केस में क्या बन जाएगा, प्रेशर, इन केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, लिक्विड के केस में हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, इसीलिए लिक्विड के केस में कहीं कहीं स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोला जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर अपॉन एरिया। ये तो थी डेफिनेशन स्ट्रेस की, तीन तरह के स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल, शियर एंड वॉल्यूमेट्रिक। अब होगा क्या कि जब स्ट्रेस आया तो बॉडी का शेप चेंज हुआ। जैसे वायर है, वायर की लेंथ को खींचा, रॉड की लेंथ को खींचा, अगर इलास्टिक रॉड है तो उसकी लेंथ चेंज हुई, तो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज आएगा। या जैसे इसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज आएगा, वॉल्यूम ओरिजिनल कुछ और था, लिक्विड के अंदर डाला तो वॉल्यूम कम हो गया या ठीक है चेंज हो गया, तो उस केस में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। यानी कुल मिला जुला के बॉडी की डायमेंशन में चेंज आ रहा है। तो डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है, चाहे वो लेंथ हो या वॉल्यूम हो, तो उससे रिलेटेड एक टर्म डिफाइन किया गया यहाँ पे, उसका नाम रखा गया बच्चों स्ट्रेन। तो सबसे पहले तो स्ट्रेन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर स्ट्रेन की बात करो ना तो स्ट्रेन को डिफाइन किया गया है फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी। फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन। अब अपने लिए जो स्ट्रेस है तीन तरह के होते हैं, तो स्ट्रेन भी कितने तरह का होगा, तीन तरह का। तो तीन तरह के स्ट्रेन भी हैं, एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आएंगे कैलकुलेशंस पे। पहले को बोलेंगे बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पहला स्ट्रेन कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की डेफिनेशन देखो ना तो या नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल देते हैं। मान लो कोई वायर है, हमने इस वायर पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। ओरिजिनल लेंथ मान लो L थी, वायर की ओरिजिनल लेंथ L थी, हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ, इस वायर की लेंथ इंक्रीज कर गई, और जो इसकी फाइनल लेंथ हो गई फोर्स लगाने के बाद ये हो गई बच्चों L प्लस डेल्टा L। दोनों तरफ से समझने के लिए फोर्स सेम ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। वायर की ओरिजिनल लेंथ L थी, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद लेंथ इंक्रीज कर गई, और इंक्रीज करने के बाद हो गई L प्लस डेल्टा L। इस केस में जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ना, उस स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा चेंज इन लेंथ डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। यही कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। ये तो टेंसाइल स्ट्रेस के केस में हो गया। कंप्रेसिव भी ले सकते हो समझने के लिए। हमने क्या किया बच्चे, एक इलास्टिक रॉड लिया, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे कंप्रेशन होगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे इसकी लेंथ घटेगी। हमने बच्चों दोनों तरफ से फोर्स F लगाया, उस F लगने की वजह से इसकी लेंथ कम हो गई, ओरिजिनल लेंथ L थी, फाइनल लेंथ हो गई L माइनस डेल्टा L। डेल्टा L अमाउंट से इसकी लेंथ डिक्रीज कर गई। तो इस केस में जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू आएगी डेल्टा L बाई एल। फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा L बाई एल। ये तो कहानी थी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। अब आते हैं इसके बाद दूसरा स्ट्रेस था शियर स्ट्रेस। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है ना उसको बोलते हैं बच्चों शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को समझने के लिए क्या किया, फिर से यहाँ पे क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड ले लो, वैसी ऑब्जेक्ट लेके समझ लेते हैं। इसका जो नीचे वाला सरफेस है इसको हमने कर दिया फिक्स्ड, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा था यहाँ पे शियर स्ट्रेस हमने डिफाइन किया था। ऊपर वाले सरफेस के प्लेन में पैरेलल फोर्स लगाया था F पैरेलल। ये एरिया क्रॉस, ये एरिया A है इस प्लेन की,
जब आप ऊपर वाले फेस पे फोर्स लगाओगे ऐसे ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आगे डिस्प्लेस होगा, अगर ये इलास्टिक है तो, ठीक है ना। नीचे वाले हिस्से को फिक्स किया, ऊपर वाले हिस्से पे फोर्स लगाया, और अगर ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है तो आगे ऐसे डिस्प्लेस होगा। यानी कुल मिला जुला के जो ये वाला एंड है ना, ये थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस होके चला जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा थीटा एंगल से। यानी ये वाला पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ पे चला गया, ऐसे कुछ आगे चला गया, तो पूरी फेस आगे चली जाएगी। इस केस में जो स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन किया गया उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। थोड़ा सा और समझने के लिए क्या किया, इस बॉडी को हमने 3D में पहले दिखाया था, 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को हमने क्या किया, क्यूब को ऐसे ले लिया या क्यूबॉइड को ऐसे ले लिया, अभी ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, और ये इसकी पूरी छत है। पहले 3D में डायग्राम बनाया था, उसको हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया। ये ऊपर वाली छत है जिसकी एरिया को हमने नाम दिया है ए, और हमने फोर्स लगाया है बच्चे एरिया के प्लेन में ऐसे एफ, ऊपर वाले प्लेन में फोर्स ऐसे लगा दिया। ऐसे जब फोर्स लगाओगे तो ये कन्फर्म है कि ये वाला एंड डिस्प्लेस होके आगे जाएगा, यहाँ पे भाग गया, और कितने एंगल से घूम गया, थीटा से। ये लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ ले लिया डेल्टा एल। तो इस केस में शियर स्ट्रेन को डिफाइन किया गया बच्चों, शियर स्ट्रेन। अगर इस शियर स्ट्रेन की वैल्यू लिखना है ना, ये चेंज इन लेंथ, ये डेल्टा एल, ये वाला एंड कितना आगे गया, डेल्टा एल अपॉन ये वाली लेंथ, ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल, ये शियर स्ट्रेन होगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो ना, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल 90 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू होगी टेन थीटा, इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा। और अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा किसके बराबर होगा बच्चे, थीटा के। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, थीटा, ये कहलाएगा शियर स्ट्रेन। और लास्ट में बचता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करो ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में फिर से वही 3D ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक 3D ऑब्जेक्ट ले लिया, स्फीयर भी लेके समझ लेते हो, कैसा भी एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको बच्चों हमने डाला लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर आप इसको डाल सकते हो, किसी गैस के अंदर भी डाल सकते हो। तो अगर लिक्विड के अंदर इस बॉडी को ले जाते हो, ये तो कंफर्म है कि इसका वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर लिक्विड के अंदर बहुत डीप में ले जाओगे तो ये भी कंफर्म है इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझने के लिए क्या, मान लो ये ओरिजिनल साइज था, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने के बाद इसका डायग्राम मान लो कुछ ऐसे समझने के लिए बना दिया। अब इस बॉडी का शेप कुछ ऐसा हो गया, इसका फाइनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से कुछ कम हो चुका है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन किया गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ यार, हमें समझना है कम टाइम में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी। डेल्टा वी को वी से डिवाइड कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी होगा अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी आएगा, ये कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सारी चीज़ें मैं कंप्लीट लिख नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ों को बोलता चल रहा हूँ ताकि कम समय में चीज़ों को कवर किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लिया, स्ट्रेन की डेफिनेशन देख लिया। अब इलास्टिसिटी में ना एक लॉ है जिसका यूज करके यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया जाता है, और उस लॉ का नाम आयो पता तो सबको होगा, वो कहलाता है बच्चे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रह के हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर वायर को खींचा, रबर को खींचा, तो इसमें जो इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे बच्चों, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव नेचर के होने चाहिए, ताकि अगर रबर को खींचने के बाद बाहर से फोर्स हटा लो तो रबर कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला जाए, थोड़ा भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर डिफॉर्मेशन हो गया तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसीलिए स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, या उसी को बोला जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग विद इन इलास्टिक लिमिट या फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, जो स्ट्रेस है ना, ये बच्चों स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल आता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी ये लॉ है, ये हुक्स लॉ है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी बच्चे समथिंग कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। समथिंग कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन आ गया। चाहो तो स्ट्रेन को लेफ्ट में भी ला सकते हो, तो यहाँ से आएगा बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की अगर बात करें तो ये आ गया कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम दिया गया, ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कहलाता है बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और हमको पता है कि 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं और 3 टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं। तो 3 टाइप्स के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन, तो 3 टाइप का रेशियो, यानी 3 टाइप के कांस्टेंट आएंगे। यहाँ पे इसी के बेसिस पे 3 तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन होने की वजह से 3 तरह के कांस्टेंट आते हैं। तो अगर एक एक करके उनको देखना चाहो ना, तो पहला वाला स्ट्रेस होता है बच्चे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल, इंग्लिश हिंदी देख लेना यार, कुछ गड़बड़ हो सही कर लेना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को नाम रखा गया यंग्स मॉडुलस, सिंबल होता है y। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इस रेशियो का नाम रखा गया यंग्स मॉडुलस, सिंबल यूज करते हैं y। ये कहलाता है बच्चे यंग्स मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पूरा नाम लिख लेना, अपने हिसाब से बोल दे रहा हूँ मैं। दूसरा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस अपॉन होता है बच्चे शियर स्ट्रेन, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा शियर स्ट्रेन। इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या टॉर्सनल मॉडुलस, अलग अलग इसके नाम हैं। सिंबल कहीं कहीं लोग यूज करते हैं जी, कहीं कहीं लोग यूज करते हैं ईटा, अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हो। हमें पता होना चाहिए रेशियो का नाम क्या है, या तो शियर मॉडुलस या टॉर्सनल मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नाम लिख लेना। और तीसरा है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस रेशियो का नाम दिया गया बल्क मॉडुलस, सिंबल होता है बी। इसको बोलते हैं बच्चों बी। अब इसमें अगर इस चैप्टर की हम बात करें ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से आएंगे। इससे रेयर केस में का सवाल आ जाता है तो अलग बात है, और शियर मॉडुलस से रेयर केस में ये सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सवाल यहीं से आएंगे, यंग्स मॉडुलस से ही। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, इससे रिलेटेड भी सवाल मेंस में 1-2 बार आ चुका है, और बाकी स्पेशलिस्ट को हम देखेंगे गैस वाले पोर्शन में, ठीक है। जब थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में। ये 3 तरह के स्ट्रेस, 3 तरह के रेशियो हो गया। अब ये तो थी बच्चों थ्योरी, मतलब पूरी तो नहीं लेकिन फिर भी 50% 50 to 70% थ्योरी खत्म हो चुकी है, और भी थ्योरेटिकल बातें हैं, उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसका यूज करके हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल है बच्चों ना, यहाँ पे हमने ले लिया एक रॉड है, एक रॉड कंसीडर किया इस तरीके की सिलेंड्रिकल रॉड, ऐसे दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा दिया F, यहाँ भी फोर्स लगा दिया F, और यहाँ पे क्या किया हमने, एक ऐसे क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, ऐसे ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, और इसका जो एरिया है ना, ये एरिया दे रखा है A है। ये जो क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया गया ना वो A है, ध्यान रखना है, ये सर्कुलर वाली एरिया A नहीं है, ये वाली एरिया A है। ये पूरी जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना ये A है, और इसका यहाँ से जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल दे रखा है बच्चों थीटा है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों निकालना है। तो जिस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट का टेंशन स्ट्रेस टेंशन की पॉइंट की प्रॉपर्टी होता है। तो जिस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट का इंटरनल फोर्स चाहिए। इस केस में इंटरनल फोर्स का मतलब टेंशन फोर्स होगा। तो उस टेंशन फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस आएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस क्रॉस सेक्शन पे जहाँ पे स्ट्रेस पूछा है वहाँ पे कितना इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, यानी कितना टेंशन डेवलप हुआ। उसके लिए आप चाहो तो इस रॉड की किसी भी एक हिस्से की FPD बना लो। सिंस दोनों तरफ का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 आएगा, तो पूरी रॉड इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर ये पूरी की पूरी रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इसका आगे वाला हिस्सा भी या लेफ्ट वाला या पीछे वाला हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट वाले हिस्से की FPD बनाई,
जो ये वाला हिस्सा है बच्चों ने, इसकी एफपीडी बनाते हैं। तुम चाहो तो इसकी भी बना लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसकी एफपीडी बनाई, ये हिस्सा ऐसे ले लिया, और जिस एरिया की बात की गई है ना, वो एरिया अपने काम की ऐसी है। ये टोटल एरिया सवाल के हिसाब से ए है। यहाँ पे फोर्स एफ है। ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा टी, और पूरी रॉड इक्विलिब्रियम में है तो रॉड का इतना हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर भी नेट फोर्स 0 आएगा। ये टेंशन इस एफ को बैलेंस करेगा। तो सबसे पहले ये टेंशन एफ को बैलेंस करेगा तो एफ के बराबर आ गया। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन लेंगे। एक डायरेक्शन लेंगे बच्चों ऐसे, यानी ये जो डायरेक्शन है इस एरिया के प्लेन में है, और दूसरी डायरेक्शन लेंगे इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर। सवाल के हिसाब से ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है ना तो ये वाला एंगल थीटा आएगा, यानी ये वाला एंगल हो गया बच्चों थीटा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला एंगल वापस से क्या हो जाएगा थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब इस एफ का कंपोनेंट करेंगे, एफ का या टेंशन का ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा बच्चों एफ साइन थीटा। एक बार कंपोनेंट ले लिया तब इस फोर्स को हटा दो। अब अगर ध्यान से देखो ना, ये जो फोर्स के दोनों कंपोनेंट है इस तरीके का एरिया है। जो एफ साइन थीटा है वो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके करेस्पॉन्डिंग आएगा नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स है। इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा ना वो कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और जो एफ कॉस थीटा वो प्लेन में है, एरिया के प्लेन में है, और जब प्लेन में फोर्स लगता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग आता है बच्चों शियर स्ट्रेस। यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे ना कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा बच्चे एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया ए। एरिया तो सवाल में दिया है, ये टोटल एरिया ए है, तो एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी एफ साइन थीटा अपॉन हो जाएगा बच्चे एरिया ए। दूसरा वाला फोर्स एरिया के प्लेन के पैरेलल है तो एफ पैरेलल का काम करेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग आएगा शियर स्ट्रेस। अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू लिखना है ना तो शियर स्ट्रेस होता है बच्चों एफ पैरेलल बाई एरिया। एफ पैरेलल का मतलब एरिया का वो फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के प्लेन में है, तो एफ पैरेलल का काम करेगा कौन, एफ कॉस थीटा। तो एफ पैरेलल की जगह आ जाएगा बच्चे एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया क्या हो गया ए। ये आ गया शियर स्ट्रेस। तो एक ही पॉइंट है, एक ही प्लेन है, और उसी प्लेन के लिए एक फोर्स के करेस्पॉन्डिंग आएगा नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरे के करेस्पॉन्डिंग आएगा शियर स्ट्रेस। एक ही क्रॉस सेक्शन पे, एक ही एरिया पे आप दोनों तरह के स्ट्रेस को एक साथ डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया बच्चों, इस बार फिर से सिलिंड्रिकल रॉड है। थिकनेस देखने में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। वायर भी बोल सकते हो, इलास्टिक वायर है, मतलब जिसकी लेंथ को खींच के बढ़ाया जा सके, समझना। इसलिए हमने एरिया को थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया है। इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया बच्चों एफ, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा दिया एफ है। और इस बार जो ये वाली एरिया है ना, ये एरिया दे रखा है ए है, ये वाली एरिया ए, यहाँ पे ए है। इस बार ये सर्कुलर वाला हिस्सा है ना, इसकी एरिया ए है। पिछले केस में ये वाला हिस्सा ए था। फिर से यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन का एक ये सरफेस कंसीडर किया ऐसे, ये वाली, और इस सरफेस का जो एंगल है ना, एंगल है वो यहाँ से ये एंगल दे रखा है बच्चों, ये थीटा है, ये थीटा है। लेकिन इस बार ये एरिया कितनी है हमें मालूम नहीं है। इस बार ये वाली एरिया ए मालूम है, ये वाली एरिया मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कंफर्म है कि इसका एंगल यहाँ से थीटा है। तो हमें बताना है कि इस बार ये जो एरिया है यहाँ पे फिर से नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या क्या होगी। तो फिर से सेम काम करेंगे, जिस सरफेस पे या जिस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है वहाँ पे इंटरनल फोर्स निकालेंगे। यहाँ पे इंटरनल फोर्स का मतलब होगा बच्चों टेंशन फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स निकालने के लिए चाहे आगे वाले हिस्से की एफपीडी बना लो या पीछे वाले हिस्से की एफपीडी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बना लिया एफपीडी पीछे वाले हिस्से की, और ये जो एरिया है मालूम तो नहीं है लेकिन नाम दे दिया ए डैश। तो एफपीडी अगर बनाओगे पीछे वाले हिस्से की, तो हमने इस हिस्से की एफपीडी बनाया बच्चों, और ये एरिया अपने लिए ऐसे है, ये ऐसे हो गई, और यहाँ पे लगने वाला फोर्स एफ है, ये वाली एरिया ए है, लेकिन इससे हमें मतलब है नहीं, हमें तो मतलब इससे है। यहाँ पे कंफर्म है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो पूरी रॉड पूरा वायर इक्विलिब्रियम में होगा।
यानी नेट फोर्स 0 आएगा, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी रॉड का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये भी होगा बच्चों इक्विलिब्रियम में। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो स्पीड बना के नेट फोर्स 0 करो। इधर लगने वाला फोर्स F है, इधर लगने वाला फोर्स आएगा टेंशन फोर्स T, यही इंटरनल फोर्स का काम करेगा और इसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा। फिर से ये भी इक्विलिब्रियम में है तो ये टेंशन इस F को बैलेंस करेगा, तो ये जो टेंशन फोर्स है ना इक्वल टू हो जाएगा बच्चे F। अब यहाँ पे क्या करना, फिर से दो डायरेक्शन लेंगे, एक इस एरिया के प्लेन में ये डायरेक्शन ले लिया और दूसरी डायरेक्शन होगी बच्चे इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सवाल के हिसाब से ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा। तो एफ का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और जो एफ का ये वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा बच्चों एफ साइन थीटा। एक कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट आ गया एफ साइन थीटा। अब जो एफ कॉस थीटा है वो इस एरिया के प्लेन में है या इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा शियर स्ट्रेस। और जो एफ साइन थीटा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये काम करेगा नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेशन में एफ परपेंडिकुलर बोल सकते हो, ये काम करेगा शियर स्ट्रेस के कैलकुलेशन में एफ पैरेलल बोल सकते हो। तो एफ परपेंडिकुलर आ गया, एफ पैरेलल आ गया, फोर्स तो आ गया, लेकिन एरिया कितनी है यह भी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा बच्चे कि ये एरिया है कितनी, ए डैश की वैल्यू कितनी है। तो आई होप इतना सारे बच्चों को पता होगा कि जो एरिया है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया का कंपोनेंट भी वैसे ही लेते हैं जैसे एक वेक्टर का हम लेते हैं। तो समझने के लिए क्या किया, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, हमने इसको ऐसे बना लिया, ऐसे ये ले लिया ऐसे, और इसका नाम ले लिया बच्चे ए डैश, ए डैश हो गया। सवाल के हिसाब से इस ए डैश का यहाँ से जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये एंगल दे रखा है बच्चों थीटा है। तो फिर से इस एरिया का जब कंपोनेंट करेंगे तो जैसे नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट होता है वैसे ही करते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसको अगर यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो ना तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, ये वाला एंगल थीटा आएगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। एरिया कितनी है ए डैश। तो वेक्टर का कंपोनेंट लेते समय जिस लाइन के साथ एंगल आता है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। ये वाले जो एरिया ए डैश है जिस लाइन के साथ इसका एंगल थीटा है, ये वाला एंगल जिस लाइन के साथ है, तो एरिया का ये वाला कंपोनेंट आएगा बच्चे कॉस थीटा, यानी ये कहलाएगा ए डैश कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया का जो ये वाला प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं कंपोनेंट भी बोल देते हैं, ये इस एंगल के इस लाइन के साथ एंगल थीटा है तो इधर कॉस और इसके परपेंडिकुलर साइन, तो ये कहलाएगा ए डैश साइन थीटा। इस एरिया का जब प्रोजेक्शन लोगे ना, आई होप ये बातें तुम्हें पता होंगी। ये ए डैश है तो ए डैश का जिस लाइन के साथ एंगल है, एरिया का प्रोजेक्शन ऑब्वियस सी बात है एरिया होगा। तो ए डैश एरिया है तो ए डैश का ये वाला प्रोजेक्शन जिसके साथ एंगल थीटा इधर आएगा कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर, ये दो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये कंपोनेंट आ गया ए डैश साइन थीटा, ये प्रोजेक्शन आ गया ए डैश साइन थीटा। यानी इस एरिया का यहाँ से सोचो ना, तो इस एरिया का जो ये वाला प्रोजेक्शन होगा, यहाँ वाला ये वाला प्रोजेक्शन, इसके हिसाब से अगर सोचेंगे बच्चे तो आ जाएगा ए डैश साइन थीटा, ए डैश साइन थीटा आ गया। और हमको पता है कि यहाँ पे जो ये वाला प्रोजेक्शन है ना, यही वाला तो ये वाला एरिया है, तो जो ये वाला प्रोजेक्शन ए डैश साइन थीटा है, जो ए डैश का ये वाला कंपोनेंट आया ए डैश साइन थीटा, यही ए के बराबर है। तो ए डैश साइन थीटा को इक्वेट कर देना ए से, ए डैश साइन थीटा ए बन गया, यहाँ से ए डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चे ए बाई साइन थीटा, ए बाई साइन थीटा। अब हम कैलकुलेशन अपना आगे करेंगे। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हो, नॉर्मल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू होती है बच्चे एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया, और अपनी एरिया कितनी है ए डैश। एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर हो, एफ साइन थीटा है। एफ परपेंडिकुलर का काम करेगा बच्चे एफ साइन थीटा अपॉन ए डैश। ए डैश की वैल्यू हमने अभी निकाला ए बाई साइन थीटा है, तो अपान में हो जाएगा यहाँ पे ए बाई साइन थीटा, ए बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे अगर साइन थीटा को ऊपर ले जाओ ना तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है एफ
साइन थीटा और साइन थीटा मिलकर साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन एरिया, ये आंसर है। इसी में कभी कभार सवाल पूछा जाता है बच्चों ना कि थीटा की वैल्यू बताओ, ये थीटा कितना लें ताकि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो इसी इक्वेशन से देख सकते हो, अगर नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम करना है ना तो साइन थीटा मैक्सिमम आएगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होती है। और अगर साइन थीटा को 1 किया ना तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस को आप मैक्सिमम करना चाहते हो तो थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सेम काम करेंगे बच्चे शियर स्ट्रेस के साथ। शियर स्ट्रेस शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, बाकी बोलता जा रहा हूँ। शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर लिखोगे तो F पैरेलल अपॉन एरिया होगा। अब यहाँ पे F पैरेलल का काम जो एरिया के प्लेन में हो फोर्स का कंपोनेंट F cos थीटा है, तो F पैरेलल का काम करेगा बच्चे F cos थीटा अपॉन एरिया। एरिया का काम कौन करेगा A डैश, ये वाली एरिया A डैश, और A डैश की वैल्यू है A बाई साइन थीटा, तो अपॉन हो जाएगा A अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर ले जाना तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी F साइन थीटा इंटू आएगा कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा एरिया A। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करो ना तो मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ यार, इसको यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी F शियर स्ट्रेस इक्वल टू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी F साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एरिया। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ठीक है। इसको यहाँ से अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे इंटू 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गया। तो यह आएगा बच्चे F बाई 2A इंटू साइन 2 थीटा। ये शियर स्ट्रेस आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ भी एक सवाल पूछा जाता है कि अगर थीटा की कोई वैल्यू पूछे कि थीटा कितना होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो, तो शियर स्ट्रेस को अगर मैक्सिमम करना है तो F कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट रखना है, एरिया को भी कांस्टेंट रखना है, इनको चेंज नहीं करना, सिर्फ थीटा वेरिएबल लेना है। तो उस केस में पूछा है थीटा कितना लें कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आए। तो थीटा के लिए क्या करेंगे बच्चे, शियर स्ट्रेस को मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 थीटा की 1, और साइन 2 थीटा को 1 रखोगे तो 2 थीटा कितना हो गया 90, तो थीटा कितना आएगा बच्चे 45 डिग्री। तो अगर आप चाहते हो ना कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो तो उस केस में थीटा कितना होना चाहिए 45, एक अलग सवाल बन गया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए 90, दूसरा सवाल बन गया। शियर स्ट्रेस की एज ए फंक्शन ऑफ थीटा वैल्यू कितनी होगी, F साइन 2 थीटा बाई 2A। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, F साइन स्क्वायर थीटा बाई A। तो अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना भाइयों। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ट आगे और भी एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे एक इलास्टिक वायर है, थिन वायर है, देखने में भले थिक लग रहा है लेकिन एक्चुअल में थिन वायर है। एक सपोर्ट ले लिया और थिन वायर है, सिलिंड्रिकल होगा, थिकनेस कम है लेकिन होगा सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वायर है, लेंथ दे रखा है बच्चों L है, यंग्स मॉडुलस Y है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R है। ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, ये जो सर्कुलर एरिया दिख रही है ना, इसकी रेडियस दे रखा है बच्चे सवाल में R है, और हमने क्या किया यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगा दिया F0। F0 एक कांस्टेंट फोर्स है, वो गिवन है। ये तो कंफर्म है कि जब फोर्स लगाओगे तो इसमें एलोंगेशन होगा। L ओरिजिनल लेंथ थी, Y यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और स्ट्रेस पॉइंट की प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। R रेडियस है, एक्सटर्नल फोर्स F0 लगा दिया। हमसे पूछा गया है कि इस रॉड में स्ट्रेस कितना होगा, सीधे रॉड में पूछ लिया, बताओ स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। रॉड का कोई पॉइंट नहीं दिया है, रॉड किस पॉइंट पे किस पॉइंट पे किस पॉइंट पे, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा, क्योंकि एक एंड को हमने फिक्स कर दिया है। तो जो टेंशन डेवलप, और ये एक्सेलरेटेड है नहीं रॉड या वायर, और अगर एक्सेलरेटेड नहीं है इक्विलिब्रियम में है तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा वो सेम आएगा, और एरिया रेडियस हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म वायर है। तो जब रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगी, तो टेंशन भी सेम आएगा, एरिया भी सेम होगी, तो टेंशन अपॉन एरिया यानी इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया सेम आएगा।
इसलिए वायर के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। तो पॉइंट ना पूछ करके वायर भी ऐसे लिखा जा सकता है, अगर कहीं लिखा हो तो समझ लेना ये सिचुएशन है, इस केस में ऐसा होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेस पूछे, अब ऑब्वियस सी बात, यंग्स मॉडुलस दे रखा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की कोई बात करेगा। सवाल क्या है, पहले तो स्ट्रेस बताओ वायर में, दूसरा सवाल स्ट्रेन बताओ। स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो वायर में कितना एलोंगेशन होगा ये बताओ। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि स्ट्रेस कितना होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। कहीं कहीं लोग उसको सिग्मा से भी दिखा देते हैं, स्ट्रेस को मान लो हमने सिग्मा सिंबल बना दिया, कहीं कहीं लोग यूज कर लेते हैं। तो स्ट्रेस क्या होगा, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, और इंटरनल फोर्स का मतलब टेंशन अपॉन एरिया। ये वायर इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स लगाओगे ना उतना ही इसमें टेंशन डेवलप होगा, और हर जगह टेंशन सेम होगा। तो ये टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ नॉट के। ये हो जाएगा बच्चे एफ नॉट बाई एरिया। एक एंड फिक्स है तो जितना फोर्स लगा के खींचोगे ना उतना ही उसमें टेंशन डेवलप होगा अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन यानी एफ नॉट अपॉन एरिया। और एरिया इस क्रॉस सेक्शन की एरिया, ये फोर्स इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके लिए नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन किया जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी बच्चे एफ नॉट बाई पाई आर स्क्वायर। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया। फिर पूछा स्ट्रेन की वैल्यू बताओ, तो जो स्ट्रेस होगा वो होगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस की वैल्यू होगी बच्चे यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस कितना है, फोर्स अपॉन एरिया एफ बाई ए। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो यहाँ से स्ट्रेन आ जाएगा। तो हालांकि सीधा सीधा स्ट्रेन पूछा है, तो स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, सीधा सीधा ऐसे लिख लो। तो y से डिवाइड कर देना, तो एफ अपॉन वाई, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, स्ट्रेन के। यहाँ से आ जाएगा बच्चे स्ट्रेन। इसके बाद स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन भी आ चुका है। अब हमसे पूछा गया है बच्चों कि कितना लेंथ में चेंज आएगा, वायर की लेंथ में कितना एलोंगेशन होगा। तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाई एल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, एफ की जगह एफ नॉट, एरिया कितनी है बच्चे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू यंग्स मॉडुलस वाई इनटू डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ दे रखा एल है तो अपॉन एल हो गया। यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा, वाई को नीचे ले जाएंगे, एल को नीचे ले जाएंगे, यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी बच्चे एफ नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। एल को ऊपर ले जाएंगे लेफ्ट में तो ऊपर चला जाएगा, ये एलोंगेशन इन लेंथ आएगी, एलोंगेशन इन लेंथ या एलोंगेशन इन वायर, चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं। तो डेल्टा एल आ गया। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है ना कि यहाँ पे एक वायर है, इस यहाँ से ब्लॉक अटैच कर दिया, ये मासलेस वायर है, मासलेस वायर, और ये इलास्टिक वायर है, मतलब जिसमें एलोंगेशन होगा फोर्स लगाने पे, इलास्टिक वायर है। ओरिजिनल लेंथ है बच्चों एल, यंग्स मॉडुलस वाई, एरिया क्रॉस सेक्शन ए। ये कौन सी एरिया है वायर की, अगर इस वायर को थोड़ा जूम करके बनाओ, इसकी थिकनेस को अगर दिखाना चाहो, एक्चुअल में सिलेंड्रिकल वायर ऐसा होगा, ये वाला वायर ऐसा होगा, और ये जो सर्कुलर दिख रहा है ना, ये वाली एरिया दे रखा है बच्चों यहाँ पे ए है। अब बार बार इसको दिखाएंगे नहीं, अगर सवाल में बोले कि एरिया क्रॉस सेक्शन वायर का ए है तो वायर एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, शेप का होता है, यूनिफॉर्म वायर की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा। ये वाला जो सर्कल दिखेगा ना, ये वाली एरिया हमारे लिए ए है। सवाल में दे रखा है कि लेंथ एल है, यंग्स मॉडुलस वायर का वाई है, वायर की मटेरियल का, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पे ब्लॉक हैंग कर रहा है, इसका मास एम है, वायर मासलेस है। मासलेस होने से पता है क्या फायदा होगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम, तो टेंशन सेम, हर जगह एरिया सेम, तो हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू भी सेम। तो हमसे पूछा गया कि इस वायर में कितना एलोंगेशन होगा। तो वायर में एलोंगेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो स्ट्रेस निकालो। स्ट्रेस इंटरनल फोर्स की वजह से आएगा यानी टेंशन की वजह से आएगा, तो इसमें टेंशन निकालना पड़ेगा। तो ब्लॉक की एफडी बनाओ, ऊपर लगेगा टेंशन टी, नीचे लगेगा एम जी। ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे फिक्स कर दिया तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 आएगा। ये जो टेंशन है इस एम जी को बैलेंस करेगा, तो टेंशन इक्वल टू हो गया बच्चे एम जी, तो इंटरनल फोर्स आ गया वायर का। अब यूज करेंगे स्ट्रेस इक्वल टू, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया
इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। एफ का मतलब इंटरनल फोर्स यानी टेंशन आएगा, तो टेंशन अपॉन एरिया ये सवाल में दे रखा है, वाई भी दे रखा है, डेल्टा एल निकालना है। एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ एल है, वाई को नीचे लाओ, एल को ऊपर ले जाओ, तो एलोंगेशन इन वायर हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू टी। टी का काम कौन करेगा? एम जी। यहाँ पे टी इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए आएगा। टी की वैल्यू पुट कर दिया एम जी, तो आंसर होगा बच्चे एम जी इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए। एलोंगेशन आ गया, ये समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहो ना, सवाल बहुत इजी आते हैं यार। यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक का मास m है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक हैंग करा दिया, इसका भी मास m है, ये सीलिंग ले लिया, ऊपर वाला एंड फिक्स कर दिया, कन्फर्म है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। ये ऊपर भी एक इलास्टिक वायर है, यहाँ भी एक इलास्टिक वायर है, ऊपर वाले वायर की लेंथ L1, यंग्स मॉडुलस Y1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। जो ये नीचे वाला वायर है इसकी लेंथ है बच्चे L2, यंग्स मॉडुलस Y2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A2 है, A2। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमसे पूछा गया है कि ऊपर वाले वायर में कितना एलोंगेशन होगा, इस बीच नीचे वाले वायर में कितना एलोंगेशन होगा। तो फिर से सेम काम, और दोनों मासलेस वायर हैं, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ये भी मासलेस वायर है, ये भी मासलेस वायर है। तो मासलेस वायर का मतलब यहाँ का टेंशन हर जगह सेम, और यहाँ पे टेंशन जो भी होगा वो भी सेम आएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले वायर में एलोंगेशन निकालते हैं। तो ऊपर वाले वायर में एलोंगेशन निकालने के लिए यूज करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस वाई इंटू स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाई एल। वाई को नीचे लाओ, एल को ऊपर ले जाओ, तो डेल्टा एल हो जाएगा बच्चे एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू एरिया। ये एलोंगेशन आ गया। अब यहाँ पे फोर्स का मतलब इंटरनल फोर्स, वायर में इस केस में इंटरनल फोर्स का काम करेगा टेंशन। ये होगा बच्चे टेंशन इंटू लेंथ अपॉन वाई इंटू एरिया, डेल्टा एल हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट वाले वायर में एलोंगेशन बताओ डेल्टा L1, फर्स्ट वाले वायर का एलोंगेशन डेल्टा L1 ले लिया, तो यहाँ पे T का मतलब फर्स्ट वाले वायर की होगी टेंशन T1, तो हो जाएगा बच्चे T का मतलब पहले वाले वायर की टेंशन T1, L का मतलब पहले वाले वायर की लेंथ L1, Y का मतलब पहले का यंग्स मॉडुलस Y1, पहले का एरिया क्रॉस सेक्शन A1। सवाल में L1 Y1 A1 तो मालूम है, T1 मालूम नहीं है, तो T1 यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे T1 निकालने के लिए क्या करना बच्चे कि ये जो दोनों ब्लॉक है ना, दोनों को मिला के सिंगल सिस्टम ले लो। दोनों को मिला के सिंगल सिस्टम ले लिया और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स 0 कर देना। तो ऊपर लगेगा टेंशन T1 और ये पूरे वेट को बैलेंस करेगा, तो M और M मिलके 2M होगा, तो नीचे लगेगा टोटल वेट 2M इंटू जी। तो जो T1 होगा ये हो जाएगा बच्चे 2M इंटू जी। इस T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो T1 की जगह आ गया 2mg इंटू L1 अपॉन Y1 इंटू A1। ये ऊपर वाले वायर का एलोंगेशन आ गया। अब समझ में आ रही होंगी चीज़ें। सेम काम करेंगे दूसरे वाले वायर में, तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ इंटू एल अपन वाई इंटू ए। यहाँ पे डेल्टा L2 लिखोगे तो T2 L2 Y2 A2। L2 मालूम है, Y2 मालूम है, A2 मालूम है, T2 निकालना है। तो कुल मिला जुला के यहाँ का टेंशन निकालना है, तो उसके लिए नीचे वाले ब्लॉक की एफ बना लो। नीचे वाले ब्लॉक की एफ अगर बनाएंगे ना, तो ऊपर लगेगा बच्चे T2, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ये टेंशन इस mg को बैलेंस करेगा। यहाँ से T2 किसके बराबर आएगा? mg के। तो अगर डेल्टा L2 लिखना है तो डेल्टा L2 चेंज इन लेंथ अब सेकेंड वायर डेल्टा L2, यहाँ पे T की जगह T2 इंटू L2 Y2 A2, यह आ जाएगा बच्चे T2 इंटू L2 अपॉन Y2 इंटू A2। T2 किसके बराबर आ गया? mg के। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ये हो जाएगा बच्चे mg इंटू L2 अपॉन Y2 इंटू A2। ये फाइनल आंसर है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है ना कि अपने पास दो वायर हैं और दोनों को एक साथ कनेक्ट कर रखा है एक पॉइंट पे। दो वायर ले लिया और दोनों वायर को एक साथ ज्वाइन कर दिया यहाँ पे बीच में। एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया ऐसे। पहले वायर की लेंथ L1 है, यंग्स मॉडुलस Y1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। दूसरे वायर की लेंथ L2 है, यंग्स मॉडुलस Y2 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। मतलब दोनों वायर की एरिया क्रॉस सेक्शन सेम ले लिया,
लेंथ अलग अलग है, मटेरियल दोनों का डिफरेंट है, इसलिए वाई डिफरेंट है। यहाँ पे हमने लगा दिया बच्चे एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। और सवाल में ये पूछा गया है कि अगर इस पूरे सिस्टम का कुछ ये तो कन्फर्म है कि यहाँ फोर्स लगाओगे ना, तो कुछ एलोंगेशन पहले वाले वायर में होगा, कुछ एलोंगेशन दूसरे वाले वायर में होगा। सवाल में दे रखा है कि फर्स्ट वाला वायर और सेकंड वाला वायर दोनों का मिला के पूरे सिस्टम का जो टोटल एलोंगेशन है ना, वो बच्चे डेल्टा एल है। ये सवाल में गिवन है, सवाल में ए मालूम है, y1 y2 l1 l2 मालूम है, डेल्टा एल भी मालूम है। पूरे सिस्टम का दोनों वायर का मिला के टोटल एलोंगेशन मालूम है। तो हमसे पूछा गया है बच्चे कि एक्सटर्नल फोर्स कितना यहाँ पे लगेगा ताकि ये सिचुएशन आए, इतना एलोंगेशन हो। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस फोर्स की वैल्यू कितनी लें ताकि ये एलोंगेशन डेल्टा एल आए। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, एलोंगेशन निकालेंगे पहले वायर का फिर दूसरे वायर का, दोनों को ऐड कर दो और डेल्टा एल से इक्वेट कर दो, अपने आप आ जाएगा आंसर। और ये भी कन्फर्म है, यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, ये वाला एंड फिक्स है, यहाँ पे फोर्स लगाया तो भागने वाला तो कोई है नहीं अगर यहाँ पे ज्वाइंट है तो, यानी ये दोनों वायर इक्विलिब्रियम में होंगे। और इक्विलिब्रियम में अगर आ गए तो दोनों वायर में टेंशन यूनिफॉर्म होगा, चाहे फर्स्ट वाला वायर लो या सेकेंड वाला वायर लो, दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम आएगी और इसी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। इस फोर्स का नाम कुछ एफ दे दो, यही कैलकुलेट करना है। अगर तुम ये देखना भी चाहो ना कि कैसे दोनों में वायर में टेंशन सेम आएगा, तो आयो प्रोसेस तो पता होगा ही। वायर के जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है ना, वहीं से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। मान लो हमें यहाँ पे टेंशन निकालनी है, यहाँ पे, तो यहीं से इस वायर को काट दो और चाहे आगे वाले पीछे वाले हिस्से आगे वाले हिस्से की एफडी बना लो। तो हमने यहीं से काटा, यहाँ के आगे वाले हिस्से की एफडी बनाई। अगर आगे वाले हिस्से की एफडी बनाओगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एफ हो गया। यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो टेंशन टी हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम होगा, पुलिंग फोर्स होगा, ये इधर खींचेगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर ये वाला हिस्सा इक्विलिब्रियम में है, ये वाला टेंशन इस एफ को बैलेंस करेगा, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एफ, और हर जगह टेंशन सेम आएगा, एफ आएगा। सेम तरीके से अगर तुम ये चाहते हो ना कि यहाँ पे टेंशन निकाला जाए दूसरे वाले वायर में, फर्स्ट वाले यहाँ पे, इसके लिए यहीं से काट दो और आगे वाले इस हिस्से की एफडी बना लो। अगर आगे के इतने हिस्से की हम एफडी बनाएंगे बच्चों ना, इतने हिस्से की, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे लाया और यहाँ से इस तरीके का पूरा वायर ले लिया, इतने हिस्से का, बीच में यहाँ ज्वाइंट है, कुछ हिस्सा इसका ले लिया, अब बाकी आगे वाला पूरा ले लिया। यहाँ का फोर्स एफ है, यहाँ पे लगा दिया बच्चे फोर्स एफ। यहाँ का टेंशन हमें नहीं पता कितना है, टी डैश ले लो। फिर से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक हिस्सा भी, ये वाला पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 आएगा। तो जितना लेफ्ट में उतना राइट में आएगा, तो टी डैश इक्वल टू एफ होगा। तो फिर से टी डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चे, एफ। तो इस वायर में भी टेंशन एफ है, यहाँ पे भी इस वायर में टेंशन एफ है, हर जगह टेंशन सेम आएगी, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा और वही फोर्स निकालना है। तो फिर से सेम काम करेंगे बच्चे, स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, एफ बाई ए इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल चाहिए, वाई को नीचे लाओ, एल को ऊपर ले जाओ, तो डेल्टा एल हो जाएगा बच्चे एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए, ये डेल्टा एल आ गया। अब एफ का मतलब यहाँ पे टेंशन होगा, ये हो जाएगा टी इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए। अगर पहले वायर का एलोंगेशन लिखोगे डेल्टा एल 1, तो पहले वायर का टेंशन T1, T1 किसके बराबर होगा, एफ के, इसका नाम T1 दे सकते हो, इसका नाम T2 दे सकते हो, तो भी चलेगा। पहले वायर का एलोंगेशन में पहले वायर का टेंशन T1 काम आएगा, T1 किसके बराबर है, एफ के, तो T1 की वैल्यू एफ पुट किया। एल की जगह पहले वाले वायर की लेंथ आएगी कितनी, L1, तो एल का मतलब L1 हो गया। वाई का मतलब पहले वाले वायर का यंग्स मॉडुलस Y1, ये तो सेम है, एरिया A1, A1 का मतलब A है, दोनों वायर की सेम है। यहाँ से पहले का एलोंगेशन डेल्टा L1 आ गया। सेम तरीके से दूसरे का एलोंगेशन निकालेंगे बच्चे, डेल्टा L2। तो फिर से टी का मतलब वही एक्सटर्नल फोर्स आएगा, एफ, वो तो सेम है। एल का काम कौन करेगा, L2, दूसरे वाले वायर की लेंथ, तो ये सवाल में दे रखा है L2 है, अपॉन यंग्स मॉडुलस है बच्चे वाई की जगह Y2, एरिया A2 की जगह ए ले लेंगे क्योंकि A2 की वैल्यू भी सेम है, ए है, A1 A2 सेम है। तो डेल्टा L2 आ गया, डेल्टा L1 आ गया, डेल्टा L2 आ गया, दोनों को ऐड कर दो। अगर डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों को ऐड किया तो पहले का एलोंगेशन प्लस दूसरे का एलोंगेशन मिलके टोटल एलोंगेशन होगा बच्चे डेल्टा L।
तो मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ यार। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे ना, पहले का एलोंगेशन डेल्टा L1 प्लस दूसरे का एलोंगेशन डेल्टा L2 इक्वल टू टोटल एलोंगेशन सवाल के हिसाब से डेल्टा L। डेल्टा L1 F इंटू L1 बाई वाई इंटू ए, ये आएगा F इंटू L1 बाई Y1 इंटू ए प्लस डेल्टा L2 यहाँ से निकाला था, ये बच्चे F इंटू L2 अपॉन होगा Y2 इंटू ए, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा L के, डेल्टा L के। अब यहाँ पे F और A दोनों में कॉमन है, तो F बाई ए को बाहर कर देना, तो यहाँ पे आएगा बच्चे L1 अपॉन Y1 प्लस आएगा L2 अपॉन Y2 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा L, डेल्टा L आएगा। F निकालना है तो एक ऊपर भेजो, इस टर्म को राइट में ले जाओ, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। तो F की वैल्यू आ जाएगी बच्चे A इंटू डेल्टा L अपॉन होगा L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2, ये टोटल एलोंगेशन आएगा, ये सॉरी एलोंगेशन एक्सटर्नल फोर्स F आएगा। और सवाल में यही पूछा था कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और भी अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, सबकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे एक रॉड है, एक हॉरिजॉन्टल मासलेस रॉड, एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे, और दोनों एंड एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ये सीलिंग है, छत ले लिया, ये सीलिंग हॉरिजॉन्टल है यार, ठीक ना, और ये रॉड भी हॉरिजॉन्टल है, और रॉड मासलेस है। ये है बच्चे मासलेस हॉरिजॉन्टल रॉड, मासलेस हॉरिजॉन्टल रॉड, ये रॉड हॉरिजॉन्टल भी है और मासलेस भी है। यहाँ पे ये जो वायर है ना, ये एक इलास्टिक वायर है, ये भी एक इलास्टिक वायर है, इसका यंग्स मॉडुलस Y1, इसका यंग्स मॉडुलस Y2, इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R1 रेडियस दे रखा है, इसकी रेडियस वही जो सिलेंडर बनाओगे तो सर्कल बनेगा, वो वाली रेडियस R1 R2 है। यानी इस वायर को ऐसे सिलेंडर बनाते हो, ये जो सर्कुलर ऐसा बनेगा, इसकी रेडियस R1 है, और वैसे यहाँ पे R2 है। और ये मासलेस हॉरिजॉन्टल रॉड, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग करा दिया, ये M है, ये स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके एलोंगेशन की बात नहीं करेंगे। और सवाल में दे रखा है बच्चे, ये जो लेंथ है ना, ये 12/3 है, 12/3, और ये वाली लेंथ दे रखा है बच्चों L/3 है, यहाँ पे कनेक्टेड है, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सवाल में और दे रखा है, इसका यंग्स मॉडुलस Y1, इसका यंग्स मॉडुलस Y2, तो Y1 और Y2 का रेशियो दे रखा है, Y1 बाई Y2 की वैल्यू दे रखा है 3 है, और दोनों की रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस जो R1 बाई R2 है ना, ये सवाल में दे रखा है बच्चों 1/2 है, R1 बाई R2 की वैल्यू 1/2। हमसे पूछा गया है कि कुछ एलोंगेशन पहले वाले वायर में होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ टेंशन यहाँ पे आएगा, कुछ टेंशन यहाँ पे आएगा। टेंशन डेवलप होगा तो इंटरनल फोर्स होगा वायर के लिए, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेन आएगा, मतलब एलोंगेशन भी होगा। तो हमें बताना है कि पहले का एलोंगेशन डेल्टा L1, दूसरे का एलोंगेशन डेल्टा L2। पहले का एलोंगेशन बच्चे डेल्टा L1, दूसरे का एलोंगेशन अगर डेल्टा L2 लेते हो ना, तो ये रेशियो कितना आएगा, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एलोंगेशन के लिए स्ट्रेस यानी टेंशन निकालना पड़ेगा। तो पहले वायर की टेंशन, दूसरे वायर की टेंशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना बच्चे, इस रॉड की एफडी बनाओ। हाँ, एक चीज़ ये और है कि ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, तो कुछ एलोंगेशन इसमें हुआ होगा, कुछ एलोंगेशन इसमें हुआ होगा। ये दोनों सीलिंग और रॉड हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये लेंथ जो सामने दिख रही है फाइनल लेंथ है एलोंगेशन होने के बाद की। और अगर एलोंगेशन होने के बाद की ये फाइनल लेंथ है, तो ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल हैं, तो फाइनल लेंथ इक्वल हैं दोनों वायर की। दोनों वायर की, पहले वाले वायर की फाइनल लेंथ इक्वल टू है बच्चे दूसरे वाले वायर की फाइनल लेंथ एलोंगेशन की बात, यानी पहले वायर की लेंथ L1 प्लस पहले वाले वायर का एलोंगेशन डेल्टा L1 इक्वल टू L2 प्लस डेल्टा L2। पहले वायर की ओरिजिनल लेंथ प्लस पहले वाले का एलोंगेशन डेल्टा L1।
इक्वल टू दूसरे वाले वायर की ओरिजिनल लेंथ प्लस दूसरे वाले वायर का एलोंगेशन डेल्टा L2, ये इक्वल आएगा। अब फाइनल लेंथ तो सेम है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि दोनों में टेंशन अलग अलग होगा, दोनों का वाई और दोनों का आर अलग अलग है, तो दोनों का एलोंगेशन डिफरेंट आएगा। यानी डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों वायर के अलग अलग एलोंगेशन होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि दोनों वायर की जो इनिशियल लेंथ रही होगी L1 व L2 वो डिफरेंट रही होगी। एक्चुअल में बात करें तो डिफरेंट रही होगी L1 L2 ओरिजिनल लेंथ, लेकिन यहाँ पे स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात होती है, स्मॉल एलोंगेशन की बात होती है। तो या तो ओरिजिनल लेंथ कोई बता दे, और अगर ओरिजिनल लेंथ नहीं दिया है तो अप्रॉक्सीमेटली सेम मान के काम करेंगे। तो सवाल में या तो लिख देगा, नहीं भी लिखा है लेंथ के बारे में तो हमको सेम लेना होगा, अप्रॉक्सीमेटली दोनों की इनिशियल लेंथ क्या मान के चलेंगे, सेम। अब आते हैं बच्चे कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन चाहिए। तो आइए रोटेशनल मैकेनिक्स में सब कुछ पढ़ा होगा। ये रॉड है जो हॉरिजॉन्टल रॉड है ना, उसकी एफबीडी बनाना। यहाँ पे बनाएंगे बच्चे इस हॉरिजॉन्टल रॉड की एफबीडी। यहाँ का टेंशन ले लेना T1 है, यहाँ का टेंशन ले लेना T2 है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा T1, यहाँ का टेंशन फोर्स लगेगा T2। इसका अपना खुद का तो मास है नहीं। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग जरूर है, और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग की वजह से आएगा बच्चे यहाँ पे टेंशन T, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। फिर बात आती है टेंशन T कितना है, तो उसके लिए इस ब्लॉक की एफबीडी बना लेना। इस ब्लॉक की अगर एफबीडी बनाओगे ना तो ऊपर लगेगा टेंशन T, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये टेंशन इस वेट mg को बैलेंस करेगा। ये जो टेंशन है ना ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चे mg, दिस टेंशन इज इक्वल टू mg, mg हो गई, टेंशन की वैल्यू mg के बराबर आ गई। अब यहाँ पे ये रॉड है, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो आएगा। तो नेट फोर्स जब जीरो करोगे ना तो जितना फोर्स अपवर्ड्स उतना ही फोर्स डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स टोटल फोर्स कितना है T1 प्लस T2, डाउनवर्ड्स कितना है T। तो पहला इक्वेशन आएगा बच्चे T1 प्लस T2 इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स आ गया T, और T किसके इक्वल है, mg के। ठीक, इक्वेशन आ गया अपने पास T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। पहला इक्वेशन आ गया, लेकिन अननोन तो दो हैं। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से आए, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में तो फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी जीरो होगा, और ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है ना, तो उस पर लगने वाला टॉर्क दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम आता है। आई होप ये बात आपको पता होगी। तो टॉर्क जीरो तो करना है, किसके अबाउट, किसी के अबाउट। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करने से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे, और हमेशा उस पॉइंट को ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिससे कि कोई ना कोई अननोन फोर्स गायब हो। जैसे इस पॉइंट ए पे T1 लग रहा है, ये अननोन फोर्स है, इस पॉइंट पे T2 लग रहा है, ये भी अननोन फोर्स है। तो या तो इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो या दूसरे के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो। उससे फायदा क्या होगा कि ए के अबाउट टॉर्क जीरो करने से T1 का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पास कर गया तो इसका टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट जीरो हो जाएगा, तो एक अननोन T1 अपने आप इक्वेशन से गायब हो जाएगा। थोड़ा इजी इक्वेशन बनेगा, आसान इक्वेशन बनेगा। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क जीरो करते हैं। ये टेंशन आ चुका है बच्चे mg है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हम सवाल में दे रखा है 12/3 है, ये टोटल लेंथ L होगी। इस पॉइंट ए के अबाउट T1 का टॉर्क जीरो, इस T का टॉर्क mg का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, किसी को प्लस माइनस ले सकते हो, हमने क्लॉकवाइज को ले लिया पॉजिटिव। तो इस mg का टॉर्क आएगा बच्चे क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव mg इंटू इसके लाइन ऑफ एक्शन की ऐसे डिस्टेंस 12/3, ये आएगा बच्चे mg इंटू 12/3। अब जो T2 का टॉर्क है ये के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा, तो इसका टॉर्क आएगा बच्चे नेगेटिव माइनस T2 इंटू L, और नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो, इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसको सॉल्व करना, T2 इंटू L को राइट में ले जाएंगे, L से L गया, यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाती है बच्चे, कैलकुलेशन देख लेना 2mg/3। इस T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना तो T1 आएगा, तो T1 कहाँ से, यहाँ 2mg/3 पुट करेंगे, यहाँ पे mg है तो T1 हो जाएगा बच्चे mg/3। तो T1 T2 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों वायर में एलोंगेशन का रेशियो बताओ। तो एलोंगेशन के लिए क्या करेंगे बच्चे, स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे फोर्स का काम करेगा टेंशन, तो टेंशन अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होगा डेल्टा L/L।
डेल्टा एल की वैल्यू निकालोगे तो एल को ऊपर भेजना, वाई को नीचे ले जाना, तो टी इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए, ये डेल्टा एल आ गया। अब यहाँ पे पहले का, अब ध्यान से देखो तो जो डेल्टा एल है ना, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे डेल्टा L1 लिखो तो यहाँ पे T1 L1 Y1 A1 आएगा, यहाँ पे डेल्टा L2 लिखो तो T2 L2 Y2 A2 आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, अपने आप रेशियो आ जाएगा। और एरिया को एक स्टेप और आगे लिखना चाहो तो पाई आर स्क्वायर लिख लेना, क्योंकि रेडियस का रेशियो दे रखा है, रेशियो ले लेंगे, आ जाएगा आंसर। या डायरेक्ट अगर लिखना चाहो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इस इक्वेशन को देख के, तो आई होप ये मेथड भी तुम्हें आता होगा। डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इसे देख के डायरेक्ट लिखेंगे, ये डेल्टा एल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 का मतलब T1 बाई T2। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा L1 बाई L1 का डेल्टा L2 का मतलब L1 बाई L2। वाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वाई नीचे है, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 में वाई नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, ये आएगा बच्चे Y2 बाई Y1। फिर से डेल्टा एल आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 में डेल्टा L1 ऊपर तो R1 नीचे, और डेल्टा L2 नीचे तो R2 उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर, क्या आएगा बच्चे R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर बोलो या R2 बाई R1 का होल स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है। आई होप ये लिखना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू पुट कर देना, तभी हमने T1 और T2 निकाले थे। T1 बाई T2 क्या होगा, ये T1 है, mg बाई 3, T2 कितना है 2 mg बाई 3, T2 डबल है तो T1 बाई T2 1 बाई 2 आएगा, T2 2 टाइम्स है, तो T1 बाई T2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1 बाई 2। सवाल के हिसाब से दोनों की इनिशियल लेंथ L1 L2 सेम है, और अगर दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है तो आ जाएगा 1। Y1 बाई Y2 दे रखा था 3 है, तो Y2 बाई Y1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1 बाई 3। R1 बाई R2 की वैल्यू 1 बाई 2 है, तो R2 बाई R1 2 आ जाएगा, तो आएगा 2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, तो आंसर होगा बच्चे 2 बाई 3। ये फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर से आते हैं बच्चों ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म इलास्टिक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी की बात हो रही है, ना भी लिखे तो इलास्टिक मान के चलना है। टोटल मास m है, यंग्स मॉडुलस y है, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन a है। टोटल मास m, यंग्स मॉडुलस, इसके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस y, एरिया क्रॉस सेक्शन a, टोटल लेंथ l है। तो जब इसका खुद का मास है, ये भी पता है, पढ़ा होगा रोटेशन में, इसके पहले भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी, कि अगर वायर को हैंग कराओगे ना तो इसके अलग अलग पॉइंट पे टेंशन आएगा। वर्टिकल प्लेन में जी नीचे है, डाउनवर्ड्स जी लेना है, उसका इफेक्ट लेना है, तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा। और अगर इसमें टेंशन डेवलप होता है अपने खुद के वेट की वजह से, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेन आएगा, यानी एलोंगेशन होगा इस वायर में। तो सवाल ये है कि ये जो यूनिफॉर्म रॉड है या वायर है, इसके खुद के वेट की वजह से खुद में कितना एलोंगेशन होगा, ये क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें बच्चों, ये तो हमको पता है ना, मैकेनिक्स में पढ़ा है कि इस वायर के अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे ना वैसे वैसे टेंशन इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो अगर एलोंगेशन निकालना है तो बेसिक जो इक्वेशन होगा, बेसिक इक्वेशन वो तो लिखना पड़ेगा बच्चे, स्ट्रेस यानी F बाई ए, ये स्ट्रेस हो गया, इक्वल टू आएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन यानी डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से अगर डेल्टा एल निकालोगे ना तो ये हो जाएगा F, एल ऊपर जाएगा इंटू एल अपॉन वाई इंटू एरिया। यहाँ पे F का मतलब इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन। ये हो जाएगा बच्चे टेंशन इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन वाई इंटू एरिया ए, ये डेल्टा एल का काम करेगा, ये डेल्टा एल आएगा। अब सवाल को अगर ध्यान से देखो तो एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ मालूम है, वाई यंग्स मॉडुलस मालूम है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन मालूम है। समस्या आएगी टेंशन में, क्योंकि इस वायर के अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है, डिफरेंट है।
हमें टोटल वायर का एलोंगेशन निकालना है, तो इस यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या लें ये डिसाइड करना बहुत भारी काम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग है। तो यहाँ का टेंशन लें, यहाँ का लें, यहाँ का लें, हाईएस्ट वाला क्या लें, और हर जगह वैल्यू अलग अलग है। और यहाँ पे कोई एक ही वैल्यू रख सकते हो इस फार्मूले में। ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, और अगर टी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट नहीं कर सकते तो डायरेक्टली फार्मूले से तो यहाँ पे एलोंगेशन आने वाला नहीं है, नहीं निकाल सकते, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बच्चे समझ गए होंगे जुगाड़ क्या है। एलिमेंट लो, उसमें एलोंगेशन निकालो, उसको इंटीग्रेट करो तो टोटल एलोंगेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या करते हैं उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, ये जो इसका लोअर एंड है ना, इस लोअर एंड से x डिस्टेंस आगे जाओ। तुम चाहो तो y भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y पे गए या x डिस्टेंस पे गए, और x डिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना, dx थिकनेस का इस रॉड का एक एलिमेंट कंसीडर करो। ये थिकनेस ले लिया बच्चे dx, ये थिकनेस dx ले लिया। यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर किया, और ये इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ है। इसको अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ये ले लिया बच्चे हमने एलिमेंट, ये एलिमेंट है, और ये जो dx है ना, ये dx इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ है, यानी हमारे लिए इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी लेंथ dx है। और इस dx में कितना एलोंगेशन होगा ये हमें निकालना है। तो हमारे लिए हमारा पूरा फोकस अब इस एलिमेंट dx पे है, और इस एलिमेंट की इनिशियल लेंथ कितनी है dx। अब ये लेंथ भले बहुत छोटी है लेकिन कुछ एलोंगेशन इसमें भी हुआ होगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट dx में कितना एलोंगेशन हुआ होगा वो निकाल लो। ठीक है, तो ये हमारे लिए इनिशियल लेंथ है dx, यानी इस फार्मूले में डेल्टा एल में t की जरूरत पड़ेगी। तो यानी यहाँ पे टेंशन कितना है। अब जब स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन में जो टेंशन फोर्स लेते हो ना, तो टेंशन चाहे किसी भी एक तरफ का ले लो, चाहे यहाँ के नीचे वाली साइड का ले लो या ऊपर वाली साइड का, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन तो सेम ही आएगा इस केस में, क्योंकि dx एलिमेंट है। तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में लेंथ में होने वाला चेंज नेग्लिजिबल है, तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में टेंशन में होने वाला चेंज भी नेग्लिजिबल आएगा। स्ट्रेस में किसी भी एक साइड से हम टेंशन निकाल सकते हैं। तुम चाहो तो नीचे से टेंशन निकाल लो ऐसे, तुम चाहो तो ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन निकाल लो, बात एक ही है। किसी भी एक साइड का देखेंगे, हमने नीचे वाली साइड का देख लिया, ऊपर वाले साइड का देखोगे तो डायरेक्शन टेंशन की चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। ठीक ना, ऊपर वाले के हिसाब से देखोगे ना, ये हो जाएगा बच्चे एलिमेंट dx है तो यहाँ पे टेंशन ऐसे होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ का टेंशन t चाहिए, एक तो ये t निकालना पड़ेगा। अब ये l क्या है, ओरिजिनल लेंथ होती है। ओरिजिनल लेंथ क्या है सवाल में के हिसाब से, हमारे कंसिडरेशन के हिसाब से ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की लेंथ dx है, तो हमारे लिए ओरिजिनल लेंथ का काम करेगा बच्चे dx। l का काम कौन करेगा, dx। ये ओरिजिनल लेंथ मानेंगे, इसका एलोंगेशन निकालेंगे। और ये भी पता है कि ये जो ओरिजिनल लेंथ dx है ना, ये बहुत स्मॉल है, तो ज़्यादा लेंथ लोगे तो ज़्यादा लेंथ का एलोंगेशन ज़्यादा होगा, और अगर स्मॉल लेंथ कंसीडर करोगे ना तो उसका एलोंगेशन भी स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल लेंथ dx का एलोंगेशन होगा बच्चे स्मॉल, नाम दे दिया कुछ d डेल्टा, d डेल्टा ले लिया। तुम चाहो तो dy ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल से dy ले सकते हो एलोंगेशन। हमने d डेल्टा ले लिया, स्मॉल d का मतलब स्मॉल एलोंगेशन, डेल्टा क्या एलोंगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से क्या करना बच्चे, अब इस पे आते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो डेल्टा एल का मतलब यहाँ पे स्मॉल एलोंगेशन कौन है, d डेल्टा इक्वल टू t। अब यहाँ पे t निकालना पड़ेगा, तो पहले t लिख लेते हैं। l का काम कौन करेगा, ओरिजिनल लेंथ, हमारे लिए ओरिजिनल लेंथ कौन है, dx। ये हो जाएगा बच्चे t इंटू डी एक्स अपॉन वाई इंटू ए। अब अपना मेन फोकस क्या है, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करना कि ये जो वायर है ना, इस वायर का जो नीचे वाला हिस्सा है x लेंथ का, इसकी एफईडी बना लो, अपने आप यहाँ टेंशन आ जाएगा। यहाँ टेंशन कैलकुलेट करने के लिए बच्चे इस लोअर हिस्से की एफईडी बना लेना, यानी ये वाला हिस्सा है ना, साइडेड वाला पोर्शन, इतने हिस्से की एफईडी बना लेना, अपने आप टेंशन आ जाएगा।
तो यहीं से बीच में से काटा, वैसे भी मेथड तो पढ़ा ही है, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना वहीं से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, किसी एक हिस्से की एफपीडी बना लो जो अपने काम का हो। तो नीचे वाले हिस्से की एफपीडी बनाते हैं। जब नीचे वाले हिस्से की एफपीडी बनाओगे ना, तो इस नीचे वाले हिस्से की लेंथ बच्चे हमारे हिसाब से कितनी है, x है। अब टेंशन अगर T लेते हो तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा T। अब कुछ न कुछ इसका मास होगा, तो नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका मास कैसे निकालें? यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म रॉड है, और इस टोटल मास कितना है, m है। तो आई होप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, सेंटर ऑफ मास रोटेशन पढ़ चुके हो, सारी भी बातें पता होंगी। L लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। अपने काम की लेंथ x है, x लेंथ का मास हो जाएगा बच्चे m/l इंटू x। तो टेंशन का काम करेगा m/l इंटू x। ये T1 नहीं है यार, ये T है, ठीक ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पुट करते हैं टेंशन। टेंशन का काम कौन करेगा, T की वैल्यू। अब देखना यहाँ टेंशन निकालते हैं, तो इस हिस्से का मास आ गया, मास को G से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मास पता है m/l इंटू एक्स, m की वैल्यू पुट करना, इस एलिमेंट का मास स्मॉल m ले लिया, तो ये हो जाएगा m/l इंटू एक्स। ये इस हिस्से का मास हो गया, इंटू जी कर देना, तो यहाँ से आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी कंफर्म है कि यहाँ से फिक्स करके रखा है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा वायर या पूरा रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एक हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में आएगा। ये वाला पोर्शन है बच्चे इक्विलिब्रियम में। ये जो टेंशन है ना, इस mg को बैलेंस करेगा। यहाँ से इस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी m इंटू g/l इंटू एक्स। एक्स को यहाँ से किनारे कर दिया, इस टेंशन की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना। इस एलिमेंट का एलोंगेशन d डेल्टा आएगा, टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगी mg इंटू x/l। ये t आ गया, इंटू है बच्चे dx अपॉन आएगा y इंटू ए, अपॉन y इंटू ए होगा। यहाँ से d डेल्टा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे m, कांस्टेंट को बाहर करना g, l/a को किनारे कर लेना, l/a को किनारे किया, यहाँ बचा x इंटू होगा dx, x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, दोनों साइड को, कांस्टेंट को बाहर किया, बाकी को इंटीग्रेट कर दिया। डी डेल्टा का इंटीग्रेशन, ये तो टोटल एलोंगेशन आ जाएगा बच्चे, डेल्टा इक्वल टू mg बाई l/a, कांस्टेंट है छोड़ दो, ये x है। पहले तो लिमिट लगा लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक टोटल वायर का चाहिए, टोटल रॉड का चाहिए, तो लोअर वाले एंड से लेकर अपर वाले एंड तक, तो इसको रेफरेंस माना है। यहाँ पे x की वैल्यू लोअर एंड पे 0 और हाईएस्ट वाले पॉइंट पे x किसके बराबर आएगा, l के, तो लिमिट होगी बच्चे 0 टू l। अब x को इंटीग्रेट कर देना, x²/2 आएगा, x²/2, लिमिट 0 टू l। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना, लिमिट पुट कर देना, l रखेंगे तो l²/2 आएगा। तो आगे आयो कैलकुलेशन आप कर लोगे, इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन 2 को किनारे कर लेना, 2l/a, यहाँ पे आएगा अपर लिमिट l² माइनस लोअर लिमिट 0, mg l/2/a। ये एलोंगेशन आ गया टोटल। पता है, ये तो हमने एक सवाल सॉल्व किया, टोटल एलोंगेशन निकाला। इसी सवाल में पूछा जा सकता है कि टोटल वायर का एलोंगेशन नहीं चाहिए, बस हमें नीचे वाले आधे हिस्से का एलोंगेशन चाहिए। भाई अगर एलोंगेशन हुआ है तो पूरे रॉड में हुआ है, तो नीचे वाले हाफ में पोर्शन में, लोअर हाफ पोर्शन में कितना एलोंगेशन है वो निकालो, या अपर हाफ पोर्शन में कितना एलोंगेशन हुआ वो निकालो। कभी कभार तो दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं, ये सब पूछा जा चुका है यार, ठीक है ना। जो सवाल करा रहा हूँ सब पूछे गए हैं, अच्छे से कर लेना। सवाल में पूछा गया है कि लोअर हाफ का एलोंगेशन बताओ, तो अगर बस क्या करना, पूरा प्रोसेस सेम होगा। पता है क्या करना है, लिमिट चेंज करना है। यहाँ पे आके यहाँ तक का प्रोसेस सेम होगा, बस लिमिट चेंज कर दो। नीचे से शुरू किया तो x इक्वल टू 0, पूरे में एलोंगेशन निकालना था तो l तक गए, हमें आधे में एलोंगेशन निकालना है तो कहाँ तक जाओगे, l/2 तक। तो लिमिट यहाँ चेंज कर देना, 0 से l की जगह l/2, तो लोअर हाफ का एलोंगेशन आ जाएगा। और वैसे ही अगर कोई बोले कि अपर हाफ का एलोंगेशन बताओ, तो ऊपर वाला आधा हिस्सा, तो x की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, l/2, कहाँ खत्म होगी, l पे, हमने इसको रेफरेंस माना है। तो x इक्वल टू l/2 से लेके l कर दोगे तो अपर हाफ का एलोंगेशन आएगा, और लिमिट 0 से लेके l/2 कर दोगे तो लोअर हाफ का एलोंगेशन आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो जो इंटीग्रेशन की बस लिमिट चेंज कर देना, mg/l/a इंटीग्रल
x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l/2, ये लोअर हाफ का एलोंगेशन आएगा डेल्टा L1, एलोंगेशन ऑफ लोअर हाफ। उसी तरीके से एलोंगेशन ऑफ अपर हाफ लोगे, ये आएगा बच्चे mg/L/a, यहाँ पे इंटीग्रल x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, अपर हाफ के लिए l/2 से l तक। एक बार देख लेता हूँ यार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आई होप सब सही लिखा हुआ, हाँ ठीक है। ये लोअर हाफ का एलोंगेशन आ गया, ये अपर हाफ का एलोंगेशन आ गया, दोनों का रेशियो ले लो तो रेशियो भी पूछा जा सकता है। आई होप समझ में आ गई होंगी बातें। इसी के केस में ना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका ट्रिक है, उसको भी याद रख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना कि जो x के रिस्पेक्ट में जो टेंशन का वेरिएशन है ना वो लीनियर है। जो टेंशन का वेरिएशन x के रिस्पेक्ट में, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x है, ये टेंशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एलोंगेशन में ऊपर टेंशन आ रहा है, एलोंगेशन टेंशन के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, टेंशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब चीज़ें टेंशन का वेरिएशन अगर लीनियर है, डेल्टा का x के साथ वेरिएशन लीनियर है, या टेंशन के साथ टेंशन का x के साथ वेरिएशन लीनियर है, इस केस में जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया है ना वो एवरेज वैल्यू लेने से भी सेम आता है। मतलब अगर टेंशन का वेरिएशन x के रिस्पेक्ट में लीनियर है, ये सारा काम हमें इसलिए करना पड़ गया क्योंकि टेंशन वेरिएबल था, तो लीनियर वेरिएशन होने की वजह से जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है ना वही एवरेज का भी रिजल्ट आता है। मैथमेटिकली रिजल्ट सेम आता है, इसलिए इस केस में उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। यानी अगर हमको पता चल गया कि इस केस में बच्चे टेंशन का वेरिएशन x के साथ लीनियर है और टेंशन x का फंक्शन है, तो उस केस में जो टोटल एलोंगेशन, जैसे हमने डेल्टा एल अपने लिए फार्मूला क्या था, डेल्टा एल टी इंटू एल अपॉन वाई इंटू एरिया, यही तो था। एल मालूम था, वाई मालूम था, ए मालूम था, सारी कहानी खराब हुई थी टेंशन की चक्कर में, क्योंकि टेंशन वेरिएबल हो गया था। लेकिन ये पता चल गया कि टेंशन x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वही टेंशन की एवरेज वैल्यू से भी निकाल सकते हो। यानी डेल्टा एल को डायरेक्ट लिखने के लिए टेंशन की एवरेज वैल्यू ले लो इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए, टेंशन की एवरेज वैल्यू पुट कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे इसी केस में टोटल एलोंगेशन के केस में कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमको पता है कि जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, 0। आईओपी तो पता ही होगा, रोटेशन में पढ़ा होगा। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स होगा, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन फोर्स पूरे वायर या रॉड के मास को बैलेंस करेगा। तो यहाँ का टेंशन पूरे वेट के बराबर होता है बच्चे mg के। यहाँ पे टेंशन 0 क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं जिसके वेट को बैलेंस करना पड़े। यहाँ का टेंशन 0, यहाँ का mg। और इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर टोटल एलोंगेशन निकालना है तो टेंशन की एवरेज वैल्यू बच्चे इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में लेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे mg, दोनों का एवरेज ले लो तो 0 + mg/2। तो टेंशन की जो एवरेज वैल्यू होगी, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ टेंशन हो जाएगा बच्चे 0 + mg/2। एवरेज ले लिया, सॉल्व कर लो, चेक कर लेना, आंसर सेम आएगा। L तो ओरिजिनल लेंथ L है अपॉन y इंटू ए, तो आंसर आएगा बच्चे mg L/2 YA, ये आएगा टोटल एलोंगेशन डेल्टा एल। आई होप अगर सॉल्व किए होगे ना, यहाँ पे इंटीग्रेट करके देखना, टोटल एलोंगेशन 0 to L में यही आंसर आएगा, mg L/2 YA। तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन याद रखना जरूरी है, अगर टेंशन का वेरिएशन x के साथ लीनियर है तो ही ऐसा काम करेंगे, कुछ और पावर आ गई तो ये सब काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन किया था लोअर हाफ में एलोंगेशन के लिए, तो यहाँ भी एवरेज से काम कर सकते हो, यहाँ भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि अभी वेरिएशन लीनियर ही है। जैसे लोअर हाफ में निकालने के लिए 0 से L/2 लिमिट रखा है ना, इंटीग्रेट मत करो, यहाँ पे बस टेंशन की एवरेज वैल्यू पुट कर दो, बाकी सब सेम रख दो। टेंशन की एवरेज वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे 0 से लेके L/2 का चाहिए, तो 0 पे टेंशन 0, यहाँ पे x = 0 पे यानी लोअर एंड पे, मिड वाले पॉइंट पे mg/2, तो 0 और mg/2 का एवरेज यानी /2, 0 + mg/2/2 कर देना, आंसर सेम आएगा। मैच करके देख लेना, या तो इंटीग्रेट करो या एवरेज से काम करके देखो, आंसर सेम आएगा। अपर हाफ में निकालने के लिए L/2 से L तक, तो L/2 पे टेंशन की वैल्यू निकालो, L पे टेंशन mg निकालो, दोनों का एवरेज लो, सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह सवाल किया जाता है, अच्छा सवाल है, पेशेंस रख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले सवाल में क्या दे रखा है बच्चे, फिर से एक यूनिफॉर्म वायर है, एक यूनिफॉर्म वायर ले लिया, यहाँ पे दे रखा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक यूनिफॉर्म वायर ले लिया
हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, सरफेस स्मूथ है, यानी यहाँ पे जो म्यू है ना, म्यू 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। यूनिफॉर्म रॉड है, टोटल मास m है, लेंथ l है, यंग्स मॉडुलस a y है, एरिया क्रॉस सेक्शन a है। यूनिफॉर्म वायर, टोटल मास m, लेंथ है, यंग्स मॉडुलस y, एरिया क्रॉस सेक्शन a। हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया बच्चे F है। तो इस बार इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, तो ये पूरा रॉड एक्सेलरेट करेगा। इसके पास मास है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ा होगा कि अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आता है। और अगर इसमें टेंशन डेवलप हुआ वायर में तो इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा। अगर स्ट्रेस आया तो कन्फर्म स्ट्रेन का यूज करके एलोंगेशन भी निकाल सकते हो। फिर से सेम सवाल पूछा जाता है कि इस वायर का एलोंगेशन बताओ, तो फिर से वही कहानी, एलोंगेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, स्ट्रेस का यूज करेंगे। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे इंटरनल फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन। स्ट्रेस का मतलब टेंशन अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस टी बाई ए इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल हो गया। डेल्टा एल अगर यहाँ से निकालोगे ना तो फिर से ये तो हर बार से ही काम करते आए हो, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन वाई इंटू एरिया। वाई नीचे आया, एल ऊपर चला गया। फिर से इस वायर में क्या है, लेंथ मालूम है एल, वाई मालूम है, ए मालूम है। दिक्कत आएगी टेंशन की, फिर से एक्सेलरेटेड है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग, पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। और टेंशन अगर डिफरेंट आ गया तो फिर से डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। जैसे पिछले केस में इंटीग्रेशन किया था ना, वैसे ही बच्चों इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना, फिर से एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब एलिमेंट कैसे लें, वायर के किसी भी एक एंड से चलते हैं। इसको मैं हटाता हूँ यार, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसे हटा दो। अब हमने क्या किया, इसको रेफरेंस लिया, इस एंड को, सबसे लेफ्ट वाले एंड को, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ और यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया। उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है बच्चे, dx। एलिमेंट की लेंथ ले लिया, dx है। अगर ये बात समझ में आ गई कि टेंशन वेरिएबल हो गया, समझ लेना बिना इंटीग्रेशन के पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो x डिस्टेंस पे गया, dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर किया। अब ये हमारा जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ dx है। इस dx को ओरिजिनल लेंथ मानते हुए इसमें एलोंगेशन निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एलोंगेशन आएगा। ये भी कंफर्म है कि फिर से वही कहानी, ज़्यादा लेंथ है तो एलोंगेशन ज़्यादा आएगा, थोड़ी सी लेंथ है तो एलोंगेशन थोड़ा सा आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे तुम चाहो dy ले लो, d डेल्टा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एलोंगेशन d डेल्टा ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, डेल्टा एल का काम कौन करेगा, अब d डेल्टा स्मॉल एलोंगेशन। टी का मतलब इस एलिमेंट पे टेंशन। अब टेंशन किसी एक साइड का ही लेते हैं यहाँ पे, तुम चाहो तो लेफ्ट साइड का ले लो, तुम चाहो तो राइट साइड का ले लो, वैल्यू तो सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड का लोगे तो टेंशन इधर आएगा, राइट वाले पोर्शन पे लोगे तो आगे लोगे, आगे आएगा। ये लेंथ में चेंज, dx बहुत स्मॉल है तो दोनों एंड पे टेंशन सेम ही आएगी, किसी भी एक साइड से निकाल लेंगे, वही अपने काम का होगा। तो यहाँ पे आएगा, अगर स्मॉल एलोंगेशन है तो d डेल्टा ले लिया, d लगा दिया स्मॉल के लिए। t, यहाँ का टेंशन t आएगा, अभी t को कैलकुलेट करेंगे। l हमारी ओरिजिनल लेंथ होती है, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ क्या है बच्चे, dx है, तो l का काम करेगा ओरिजिनल लेंथ यानी dx अपॉन y इंटू एरिया a। अब हमें यहाँ का टेंशन निकालना है, तो टेंशन जैसे पिछले केस में किया था, इसमें क्या करना बच्चे, टेंशन निकालने के लिए ये जो वायर का पीछे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इतने हिस्से की एफडी बना लो, पिछले हिस्से की, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, पीछे वाला हिस्सा, ये वाला, इतने हिस्से की एफडी बना के न्यूटन्स लॉ यूज कर लो, अपने आप यहाँ का टेंशन आ जाएगा। सबसे पहले तो अगर पूरे रॉड को सिंगल सिस्टम लेते हो ना, पूरे वायर को सिंगल सिस्टम लेते हो, तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस फोर्स एफ को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, ये नेट फोर्स का काम करेगा, पूरे वायर का मास m इंटू ए। यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चे F बाई एम, पूरे वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ का टेंशन निकालना है तो इतने हिस्से की एफडी बनाएंगे, तो इतने हिस्से को यहाँ से काटा, पीछे वाले हिस्से की एफडी बना लिया, यहाँ पे बनाएंगे बच्चे एफडी। यहाँ पीछे तो कोई फोर्स है नहीं, इसकी लेंथ x है, x लेंथ की बात हो रही है,
यहाँ का अगर टेंशन टी लेते हो तो टेंशन पुलिंग फोर्स होता है, तब ये फ्रॉम द सिस्टम होगा, ये टेंशन इसको पुल करके आगे ले जाएगा। और ये वाला भी इसी पूरे वायर का या रॉड का एक हिस्सा है, तो पूरा सिस्टम एक साथ आगे जा रहा होगा, तो ये वाला हिस्सा भी सेम एक्सिलरेशन से आगे जा रहा होगा। ए की वैल्यू F/m है। एक्स लेंथ है तो इसका मास निकालना पड़ेगा। एक्स लेंथ का मास निकालना पिछले केस में सिखाया था, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ m/l × x, ये इतने हिस्से का मास होगा। अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ यूज करो, तो नेट फोर्स का काम कौन करेगा? टेंशन, क्योंकि इतने हिस्से पे भी नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा, तो नेट फोर्स का काम करेगा बच्चे T, तो T = मास, इतने हिस्से का मास कितना है? m/l × x इंटू इसका एक्सेलरेशन है। T = मास m/l × x इंटू एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या होगी? F/m, ये हो जाएगा इंटू a का काम करेगा बच्चे F/m, m से m गया तो टेंशन हो जाएगा F × x/l, ये टेंशन आ गया। अब इस इक्वेशन में जो टेंशन है ना, एज ए फंक्शन ऑफ x पुट कर दो। यहाँ पे जब पुट करोगे ये आ जाएगा बच्चे d डेल्टा = टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे, टेंशन कितना है? F/l × x है, तो t की जगह पुट कर दिया F/l × x इंटू यहाँ पे क्या है? dx है, इंटू आ जाएगा dx अपॉन में होगा y × एरिया a, y × एरिया a। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को, कहाँ से कहाँ तक? टोटल वायर का एलोंगेशन चाहिए, टोटल रॉड का, ये रेफरेंस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे टोटल लेंथ l है तो 0 to l, तो लिमिट यूज कर लेना बच्चे 0 to l। ये रॉड का टोटल एलोंगेशन आ गया डेल्टा, d डेल्टा मतलब स्मॉल एलोंगेशन, उसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल एलोंगेशन डेल्टा। यहाँ पे पुट कर दो तो f कांस्टेंट है छोड़ दो, L/y कांस्टेंट है छोड़ दो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे, x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट हो जाएगी 0 to l। सॉल्व करके देख लेना, इसका इंटीग्रेशन L² 2 आएगा। अब आगे तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा F × L/2 टाइम्स y × एरिया, ये डेल्टा है। पता है पिछला ध्यान से देखो तो पिछला वाला सवाल सिमिलर ही तो है, F की जगह क्या आ गया? mg आ गया पिछले वाले सवाल में। और अगर फिर से कोई बोले पिछले वाले सवाल की तरह कि पीछे वाले लेफ्ट वाले आधे हिस्से का एलोंगेशन बताओ, तो लेफ्ट वाले आधे हिस्से के एलोंगेशन के लिए लिमिट हो जाएगी 0 से L/2। अगर लेफ्ट वाले आधे हिस्से का एलोंगेशन चाहिए तो आएगा 0 to L/2। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अगर लेफ्ट वाले आधे हिस्से का एलोंगेशन डेल्टा 1 लिखते हो तो बस लिमिट चेंज कर देना 0 to L/2, यानी हो जाएगा बच्चे F/L/a, ये तो सेम रहेगा, इंटीग्रल x × dx 0 to L/2। तो लेफ्ट वाले आधे हिस्से का एलोंगेशन आ जाएगा, वैसे आगे वाले राइट आधे हिस्से का एलोंगेशन चाहिए तो L/2 से L कर देना, L/2 से L कर देना, लिमिट आ जाएगा आंसर। सिमिलर ही सवाल है। और पता है जो जुगाड़ मेथड बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखो तो फिर से जो टेंशन है ना x के साथ लीनियरली वेरी करता है, और जब टेंशन x के साथ लीनियर वेरी कर रहा है तो फिर से एलोंगेशन निकालने के लिए एवरेज से काम कर सकते हो डायरेक्ट। मतलब टोटल अगर एलोंगेशन निकालना है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बच्चे, टोटल एलोंगेशन पूरे रॉड का टोटल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एलोंगेशन निकालना है। तो फोर्स यहाँ पे लगाया, तो जहाँ पे फोर्स लगाओगे तो वहाँ तो टेंशन F हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा? 0, क्योंकि T F × x/l है। ऐसे भी मैथमेटिकल इक्वेशन में यहाँ पे x को 0 रखो तो T 0 होगा, यहाँ पे x को L रखो तो T L के बराबर होगा। यहाँ का टेंशन 0, यहाँ का टेंशन F के बराबर होगा, तो डेल्टा निकालने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं यहीं पे लिख देता हूँ यार, टोटल एलोंगेशन डेल्टा, यही तो इक्वेशन था, यही वाला T। अब T की जगह T की एवरेज वैल्यू इंटू यहाँ पे क्या है? L है, टोटल लेंथ अपॉन y × एरिया। यहाँ पे दे रखा है टेंशन 0 है, यहाँ पे टेंशन F के बराबर है, तो 0 + F/2 कर देना, तो T की एवरेज वैल्यू आ जाएगी F/2 इंटू L अपॉन y × एरिया, यही आंसर है। और इंटीग्रेट करोगे तो भी सेम आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से लोअर हाफ लेफ्ट वाले आधे हिस्से का एलोंगेशन निकालना है तो एवरेज से भी काम कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फिर से एक वायर ले लिया, और ये जो वायर है ना यूनिफॉर्म है, इस इधर ले लिया फोर्स F, इधर भी ले लिया फोर्स F है, दोनों तरफ फोर्स सेम है,
दोनों तरफ फोर्स इक्वल होने का मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा बच्चे, 0। टोटल लेंथ दे रखा एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये वाली एरिया ए है, सिलेंड्रिकल है, वायर है तो सिलेंड्रिकल लेंगे। लेकिन इस बार जो यंग्स मॉडुलस है ना वो वेरिएबल है। इस एंड का एक्स मॉडुलस ले लिया बच्चे यहाँ पे y, और इस एंड का एक्स यंग्स मॉडुलस ले लेना ये y2, यहाँ पे y1 ले लिया, ये y2 ले लिया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इस इलास्टिक वायर का जो यंग्स मॉडुलस है ना लेंथ के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। यंग्स मॉडुलस इंक्रीजेज लीनियरली विथ लेंथ। क्वेश्चन ऐसे बोल दे रहा हूँ यार, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। यंग्स मॉडुलस लेंथ के साथ लीनियरली वेरी करता है, y1 से इंक्रीज करके y2 हो गया, इंक्रीजिंग है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। y1 से इंक्रीज करके y2 हो गया, दोनों तरफ फोर्स लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस वायर में एलोंगेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। फिर से पहली बात तो इस बार दोनों तरफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 है तो यानी ये एक्सेलरेटेड है, नहीं इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में अगर है तो हर जगह टेंशन सेम होगा, और वो टेंशन इस एक्सटर्नल फोर्स एफ के बराबर आएगा। तो इस बार टेंशन तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एलोंगेशन निकालना है, तो एलोंगेशन निकालने के लिए क्या करना बच्चे, फिर से स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की वैल्यू लिखोगे तो स्ट्रेस होता है एफ अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू आएगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से अगर डेल्टा एल निकालोगे ना तो ये होगा बच्चे एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए, ये डेल्टा एल आ गया। इस बार क्या है कि फोर्स तो पता है कांस्टेंट है, इंटरनल फोर्स जो टेंशन डेवलप होगा वो हर जगह सेम आएगा, इसमें दिक्कत है नहीं। लेंथ भी टोटल पता है एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी हर जगह कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वायर है तो ए है। इस बार दिक्कत वाई में है। इस पर पता है क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, और y लीनियरली इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस के साथ, यानी ये y वेरिएबल हो गया। इसका मतलब फिर से वही कहानी, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। नहीं तो y की वैल्यू रखोगे क्या, बीच में इनफाइनाइट वैल्यू जाएंगी तो डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा। तो फिर से एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर से वही कहानी, किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मानो। हमने इस एंड को रेफरेंस लिया बच्चे, यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और फिर से dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर किया। इस एलिमेंट की लेंथ ले लिया dx है। अब इस स्मॉल लेंथ dx में कितना एलोंगेशन होगा ये कैलकुलेट कर लो। तो इसके लिए क्या करना कि ये हमारा ओरिजिनल एलिमेंट है ये, और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी ले ली, dx है, ये ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी dx। अब ये भी कंफर्म है कि स्मॉल लेंथ में एलोंगेशन स्मॉल होगा तो डी डेल्टा ले लिया। इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं इस एलिमेंट के लिए। डेल्टा एल ना होकर के थोड़ा सा एलोंगेशन होगा, कितना, डी डेल्टा, या डी एल भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। एफ तो हमको पता है, एफ से दिक्कत है नहीं। यहाँ पे एल है, एल भी पता है कितना, टोटल कैपिटल एल है, ये भी मालूम है। समस्या आएगी वाई को छोड़ दो इंटू एरिया। अब यहाँ पे वाई निकालना पड़ेगा। इस एंड से x डिस्टेंस का एलिमेंट है तो जिस पोजीशन का एलिमेंट है उसी पोजीशन का y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के हमें देखना पड़ेगा कि इस एंड से x डिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, तो y निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना बच्चे, आई होप ऐसा वेरिएशन देखा होगा तुमने सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन में भी, वहाँ पे रो का वेरिएशन दिया करता था, यहाँ पे y का वेरिएशन है। इस एंड से इस एंड तक जाने में y1 से चेंज होके y2 हो गया, तो यानी y में कितना चेंज आया, y2 माइनस y1 का। यहाँ से चल के यहाँ तक अगर आप जाते हो तो y में होने वाला चेंज आएगा y2 माइनस y1। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो l लेंथ में यहाँ से चल के यहाँ तक गए तो l लेंथ आगे गए, तो l लेंथ में आगे जाने में y कितने अमाउंट से इंक्रीज कर गया, y2 माइनस y1 से। तो यूनिट लेंथ में कितने अमाउंट से इंक्रीज करेगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन l से। तो x लेंथ में कितने से इंक्रीज करेगा, हम यहाँ से x अमाउंट से आगे जा रहे हैं तो x लेंथ में इंक्रीज करेगा बच्चे y2 माइनस y1 अपॉन l इंटू x से। इतना इंक्रीज कर गया, यहाँ पे y1 था, कुछ आगे गए तो कुछ इंक्रीज कर गया, तो फिर बात आती है यहाँ का टोटल y बताओ। तो टोटल अगर y यहाँ पे लिखोगे ना तो पहले y1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे y1 ले लिया, प्लस कुछ इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करना है तो प्लस करना पड़ेगा, कितने अमाउंट से, इतने अमाउंट से,
तो प्लस करेंगे तो आएगा बच्चे y2 माइनस y1 बाई एल इंटू एक्स से। ये इस पोजीशन का टोटल y आ गया। ऐसे सोचो ना यार, यहाँ पे 10 था, यहाँ से आगे गए तो 5 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 5 मिलके 15। तो इनिशियल वैल्यू y1 प्लस जितनी वैल्यू इंक्रीज कर गई प्लस कर देंगे तो ये टोटल y आ गया। अब y1 y2 और l तो कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करना, इसको y1 रहने दो, ये वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, इसका नाम दे दो कुछ अल्फा, तो अल्फा इंटू एक्स हो गया। अल्फा एक हमारे लिए कांस्टेंट होगा, बाद में इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद लास्ट में पुट कर देंगे, और अल्फा हमारे लिए क्या है, y2 माइनस y1 बाई एल। अल्फा है बच्चे y2 माइनस y1 बाई एल, कैलकुलेशन के बाद लास्ट में पुट कर देंगे। तब यहाँ पे क्या करना, y एज ए फंक्शन ऑफ इस इक्वेशन में, एज ए फंक्शन ऑफ x इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो स्मॉल एलोंगेशन आएगा बच्चे डी डेल्टा इक्वल टू एफ तो पता है, एल भी मालूम है, y को पुट करो, y कितना है y1 प्लस अल्फा एक्स, क्या आएगा बच्चे y1 प्लस अल्फा एक्स इंटू हो जाएगा एरिया ए, ये डेल्टा आ गया। और यहाँ पे एल का काम कौन करेगा, dx। एल का मतलब है इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ होती है, ये गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ पे एल टोटल लेंथ मालूम नहीं है, हमें तो क्या करना है, इस स्मॉल एलिमेंट का एलोंगेशन निकालना है ना। यहाँ पे एल नहीं होगा, एल की जगह क्या होगा बच्चे, dx होगा, एल की जगह dx आएगा, यहाँ पे पुट कर देना dx, ये है dx, तो f इंटू डी एक्स अपॉन y1 प्लस अल्फा एक्स इंटू एरिया। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को, तो टोटल एलोंगेशन आ जाएगा। फिर से वही बात, कहाँ से कहाँ तक, तो लेफ्ट वाले साइड से राइट हैंड साइड तक, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू l आएगी, तो लिमिट हो जाएगी बच्चे 0 टू l। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये डी डेल्टा आएगा, डी डेल्टा का इंटीग्रेशन तो टोटल एलोंगेशन डेल्टा आ गया, f कांस्टेंट है छोड़ दो, एरिया कांस्टेंट है किनारे करो, ऊपर dx है, नीचे y1 प्लस अल्फा एक्स, तो dx अपॉन एक्स है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आइए पता होगा, लॉग में आता है तो लॉग x होगा, तो ये होगा बच्चे ln x, और x का काम कौन करेगा, y1 प्लस अल्फा एक्स। आई होप ये मैथ्स तुमको मेरे से ज़्यादा आती होगी, कैलकुलेशन कर लेना यार। तो आएगा y1 प्लस अल्फा एक्स अपॉन x का कोफिशियंट अल्फा है, तो x के कोफिशियंट यानी अल्फा से डिवाइड कर दो, अल्फा से डिवाइड कर दिया, लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई l, 0 टू l, ये अल्फा है, तो अल्फा कांस्टेंट है तो इसको किनारे करो, तो f अपॉन a इंटू अल्फा आएगा। आगे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन कर लेना यार, कैलकुलेशन तो मेरे से अच्छा कर लोगे, ठीक है। f अपॉन a इंटू अल्फा है, तो नेक्स्ट आएगा बच्चे इक्वल टू, आगे इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहीं पे लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चे f अपॉन a इंटू अल्फ़ा, एफ अपॉन आएगा a इंटू अल्फ़ा, लॉग वाली वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट l है तो x l पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y1 प्लस अल्फ़ा इंटू l, ठीक है, ये लॉग में आएगा, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा ln y1 प्लस अल्फ़ा एक्स की जगह l आएगा, माइनस 0 पुट करना तो ln y1 आएगा, लॉग ए माइनस बी है, लॉग बी है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, तो डेल्टा आ जाएगा f अपॉन a इंटू अल्फ़ा इंटू लॉग a बाई बी हो जाएगा, तो y1 प्लस अल्फ़ा l बाई y1 आएगा। ये कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे अब एक काम बाकी रह गया, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे y2 माइनस y1 बाई एल, तो फाइनल अगर यहाँ पे पुट करो ना, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर पुट करोगे ना, तो पुट करके अगर सॉल्व करते हो तो जो टोटल एलोंगेशन डेल्टा आएगा, यहाँ पे लिखते हैं ना यार, डेल्टा इक्वल टू f अपॉन a इंटू अल्फ़ा लॉग y1 प्लस अल्फ़ा l बाई y1 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, ये आएगा बच्चे लॉग y1, यहाँ पे माइनस में है ना, तो y1 कितना है, y1 से डिवाइड कर दो ना, y1 प्लस अल्फ़ा l बाई y1 है, तो y1 से y1 गया, तो 1 प्लस अल्फ़ा बाई y1 इंटू l आएगा, अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, फिर से ये हो जाएगा f अपॉन a, अल्फ़ा यहाँ भी पुट कर देंगे, अल्फ़ा कितना है, y2 माइनस y1 बाई l है, ये हो जाएगा बच्चे y2 माइनस y1 बाई l, तो l ऊपर भाग जाएगा तो ऊपर चला गया, इंटू लॉग में
लॉग के अंदर आएगा बच्चे, यहाँ पे 1 है, प्लस अल्फ़ा को y1 से डिवाइड करो, तो अल्फ़ा को y1 से डिवाइड करेंगे तो y2/y1 आएगा, -1/L होगा। कैलकुलेट करके देख लेना यार, ठीक ना। अल्फ़ा/y1 अल्फ़ा/y1, और L को भी अल्फ़ा इंटू L/y1, तो अल्फ़ा इंटू L/y1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y2/y1 -1 होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे f इंटू L/A y2 -y1 इंटू लॉग में आएगा y2/y1। ये टोटल एलोंगेशन आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक सवाल और मैं तुम्हें दे देता हूँ होमवर्क में, क्योंकि बचा हुआ हिस्सा अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास एक और लूँगा इसका, इलास्टिसिटी का, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। लेकिन एक सवाल देता हूँ यार तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, और इसको मैं डिस्कस करूँगा अगली क्लास में। यहाँ पे फिर से एक वायर है, लेकिन ये जो वायर है ना यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म वायर ले लिया, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब जो रेडियस है ना क्रॉस सेक्शन की, यहाँ पे रेडियस R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है, यहाँ पे रेडियस का वेरिएशन है। और जो रेडियस है ना डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करती है। रेडियस इंक्रीजेज लीनियरली विथ डिस्टेंस, ठीक है। और टोटल लेंथ इसकी L है, यहाँ से यहाँ तो टोटल लेंथ L, यंग्स मॉडुलस Y। यहाँ पे फोर्स लगा दिया बच्चे F, यहाँ पे भी फोर्स लगा दिया F है। दोनों तरफ फोर्स सेम है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा हुआ R1 है, यहाँ पे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R2 है। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है। रेडियस लेंथ के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है। यंग्स मॉडुलस पूरे मटेरियल का यूनिफॉर्म है, हर जगह वैल्यू कांस्टेंट है, Y है। तो हमें बताना इस वायर में टोटल एलोंगेशन कितना होगा। तो आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में ये अटेम्प्ट कर लेना, और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कोशिश करेंगे बच्चे कि अगली क्लास में चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो ये था इलास्टिसिटी का फर्स्ट पोर्शन, इसको आप कंप्लीट कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, या तो कल 1-2 दिन के अंदर ही बेटा, ठीक ना। इसको जल्दी से कवर करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।